काव्या अपने रूम में जाकर सो गई थी, इसीलिए उसे दिव्या के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि दिव्या अभी कहाँ और किससे मिलने गई थी। रात के करीब 8 बजे जब काव्या की नींद खुलती है, तो वह अपने कमरे से बाहर निकल रात के खाने के लिए कुछ बनाने की सोचती है। पर कमरे से बाहर निकलते ही सामने का नजारा देख काव्या चौंक जाती है। अभी दिव्या बहुत अच्छे से तैयार होकर सोफे पर बैठे हुए थे। दिव्या को ऐसे देख काव्या उसके पास आकर मजाक करते हुए बोलती है, क्या बात है, इतना सज धज के कहाँ जाने की तैयारी है। उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुनकर भी दिव्या कुछ नहीं बोलती, ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी काफी गहरी सोच में डूबी है। दिव्या को ऐसे कुछ ना बोलता देख काव्या उसके पास आप उसके कंधे पर हाथ रख हिलाते हुए पूछती है, क्या कोई प्रॉब्लम है, तू ऐसे उदास क्यों देख रही है। उद्धरण चिन्ह। काव्य की यह बात से दिव्या का ध्यान टूटता है। वह तुरंत से काव्य के गले लग जाती है। काव्य को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्या ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। काव्या दिव्या को खुद से अलग करते हुए उससे ज्यादा जानने की कोशिश करते हुए पूछती है, क्या हुआ, तू मुझे कुछ बताएगी भी। काव्या की यह बात सुन दिव्या की आंखें भर आती हैं। वह काव्य से अपने शांत आवाज में बोलती है, मुझे लगता है शेखर मुझे धोखा दे रहा है। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब। काव्य दिव्या की यह बात सुनकर चौंक जाती है। काव्या को दिव्या के बारे में पता था। दिव्या को बहुत मुश्किल से खुद के लिए एक लड़का पसंद आया था, जो शायद से उसका पहला और आखिरी प्यार था। अब अगर वह भी दिव्या को रौनक की तरह धोखा दे रहा होगा तो। काव्या ने तो खुद को संभाल लिए थी, पर दिव्या शायद से खुद को नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए दिव्या की यह बात सुन काव्या काफी डर जाती है। काव्या को ऐसे डरते देख दिव्या उसे समझाते हुए बोलती है, अरे तू जैसा सोच रही है वैसा नहीं है, पर मुझे लगता है शेखर अभी मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं। उद्धरण चिन्ह। दिव्या की यह बात सुन काव्य उसकी तरफ चौंकते हुए घूरने लगती है। देख दिव्या काव्या को समझाते हुए बोलती है, अभी कुछ घंटे पहले मुझे शेखर का फोन आया था। वह मुझे अपने घर बुला अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता था, पर फिर अचानक से उसने ये बोलकर मना कर दिया कि उसके घर रिलेटिव्स आ गए हैं। अब भला रिलेटिव्स भी आ गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी उससे शादी करने वाली हूँ, वह भी मुझे देख लेते। उद्धरण चिन्ह। दिव्या की यह बात सुन काव्य हंसने लगती है। वह हंसते हुए दिव्या का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अबे यार तू इस बात के लिए इतना उदास है, हो सकता है वह लोग शेखर के कोई ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स ना हो, इसीलिए वह नहीं चाहता हो कि तू कभी उनसे मिले। इसमें तुझे इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है, वैसे मानना पड़ेगा तू एकदम पटाखा लग रही है। उद्धरण चिन्ह। मैं ड्रामा करती हूँ। इतना बोलकर दिव्या काव्या को मारने लगती है। दोनों के बीच ऐसे ही नोकझोंक शुरू हो जाता है। काव्य दिव्या से शेखर के बारे में सुन राहत की सांस लेती है। काव्य कभी नहीं चाहती कि दिव्या के साथ भी हो सब हो जो उसके साथ हुआ था। दूसरी तरफ हर्षवर्धन के घर पर अभी हर्षवर्धन अपने सोफे पर बैठे हुए शराब की ग्लास अपने मुंह के पास लगाए हुए था। वही उसके पास बैठा वह लड़का जो कि उससे थोड़ा कम एज का था और दिखने में भी हैंडसम था, वह हर्षवर्धन के साथ अभी ड्रिंक कर रहा था। अपने हाथ का गिलास खत्म करते हुए वह लड़का उस ग्लास को हर्षवर्धन की ओर देखते हुए बोलता है, भाई यार थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। पता है मैं कितने दिनों से शराब को हाथ नहीं लगाया, आपकी वजह से आप भी ना कहाँ मुझे फंसा दिए हो। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, पर ऐसा लग रहा था कुछ महीनों से मैंने संन्यास ले लिया है, ना तो जिंदगी में कोई टेस्ट है ना मशाला। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के की यह बात सुन हर्षवर्धन अपने हाथ में रखा वो ग्लास नीचे रख वही सामने पड़े पैसों के बंडल से बंडल को निकाल उसके तरफ उठाकर फेंक देता है। हर्षवर्धन से वह पैसे लेकर उस आदमी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ये देख हर्षवर्धन बोलता है, अब आ गया ना टेस्ट और मसाला। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल भाई, अब तो मैं आपके लिए पूरा जिंदगी ब्रह्मचारी भी बनने के लिए तैयार हूँ। वह आदमी देखने में भले ही एक जेंटलमैन लग रहा था, पर उसके बिहेवियर से ऐसा फील हो रहा था कि वह हर्षवर्धन के एक इशारे पर कुछ भी कर सकता था। वह भी हर्षवर्धन के एक गुलाम की तरह बिहेव कर रहा था। उसकी यह बात शुरू हर्षवर्धन के चेहरे का एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। वह अपने कठोर आवाज में उस लड़के से बोलता है, कल का समय है तुम्हारे पास, जैसा मैंने सोचा है, अगर ऐसा नहीं हुआ
तो तुम्हारी जिंदगी में टेस्ट करने लायक कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, वरना जैसे अभी तुम मेरे साथ बैठ शराब पी रहे हो, वैसे शायद तुम्हारी मैयत पर मैं अकेले पीऊंगा। उद्धरण चिन्ह। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मेरे मालिक हो, मैंने तो अपना काम आज ही पूरी तरह से कर दिया था। अगर आप मुझे नहीं रोकते, बट आई प्रॉमिस कल आपने जैसा कुछ तय किया है वैसा ही होगा। हर्षवर्धन से इतना बोल वह लड़का तुरंत वहां से चला जाता है, क्योंकि वह लड़का हर्षवर्धन के गुस्से को जानता था। हर्षवर्धन जितना ही दोस्ती अच्छे से निभाता था, उतने ही अच्छे से दुश्मनी। वह लड़का हर्षवर्धन के लिए अभी काम कर रहा था, इसीलिए हर्षवर्धन उससे इतने अच्छे से बिहेव कर रहा था। पर अगर गलती से भी उसने कुछ गलत कर दिया तो हर्षवर्धन उसे छोड़ने वाला नहीं था। ये बात वो लड़का बहुत अच्छे से जानता था। उस लड़के के जाने के बाद हर्षवर्धन अपने घर के चारों तरफ देखते हुए खुद से बोलता है, चलो अच्छा है, कल से इस घर को संभालने के लिए भी एक मिल जाएगी। वैसे भी चिड़िया खुद के पीछे में रहे तो ज्यादा मजा आता है। इतना बोलकर हर्षवर्धन अपने ग्लास में शराब वापस से डाल उसे पीने लगता है। दूसरी सुबह काव्या हमेशा की तरह उठकर तैयार होकर और अपने और दिव्या दोनों के लिए लंच बनाने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकलती है। हालांकि काव्या थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि कल जैसा हर्षवर्धन ने उसके साथ बिहेव किया था, वह उसे दोबारा अपने सामने नहीं देखना चाहती थी। पर काव्या को कहीं ना कहीं अभी इस बात की उम्मीद थी कि आज उसका सामना हर्षवर्धन से दोबारा होगा ही, क्योंकि कल हर्षवर्धन उसे वापस दिखा था, तो वह जरूर आज ऑफिस आएगा। यही सब सोचते हुए काव्या अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। वह कितना भी घबराए या कुछ भी करे, पर उसे काम पर तो जाना ही था। काव्या अभी अपने ऑफिस के रास्ते में थी। ऑफिस से कुछ दूरी पर ही ट्रैफिक जाम होने की वजह से काव्या अभी ऑटो में बैठी हुई बार बार अपने घड़ी की ओर देख रही थी। थैंक गॉड कि आज वह अपने घर से थोड़ा पहले निकले गई, वरना तो आज मैं लेट हो जाने वाली थी। काव्या सामने का ट्रैफिक खुलने का इंतजार करते हुए बार बार कभी सामने देखती तो कभी अपने घड़ी में कि तभी अचानक से उसके ऑटो की साइड एक बाइक आके रुकता है। उस बाइक पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था वह बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। लड़की बार बार उस लड़के के तंग कर रही थी, वही लड़का अभी हेलमेट लगाए हुए था। वो दोनों अभी सड़क के बीचों बीच थे। उन दोनों का ऐसा रोमांस करते देखा काव्या को थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी उससे इसे कोई लेना देना नहीं था। वह इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए ट्रैफिक खुलने का इंतजार करने लगती है कि तभी अचानक से ट्रैफिक क्लियर होता है। अभी काव्या का ऑटो स्टार्ट होने वाला था कि तभी उसके बगल में बाइक सवार वह लड़का अपना हेलमेट उतारता है। उस लड़की की शक्ल देखकर काव्या चौंक जाती है। ये शेखर था, दिव्या का बॉयफ्रेंड, जिसके साथ कल दिव्या उससे मिलकर अपनी शादी की सपने सजा रही थी। उस लड़के को देख काव्या चौंक जाती है। शेखर, वह भी ऐसे किसी और लड़की के साथ सड़क पर खुलकर रोमांस कर रहा था। काव्या अभी ज्यादा कुछ समझ पाती उससे पहले ही शेखर अपना हेलमेट वापस पहन वहां से अपनी बाइक स्टार्ट कर देता है। ये देख काव्या हैरान रह जाती है। उसे शेखर पर काफी गुस्सा आता है। इसका मतलब ये था कि शेखर भी रौनक की तरह दिव्या को धोखा दे रहा था। काव्या को काफी गुस्सा आता है। ऐसे शेखर को अपने सामने से किसी लड़की के साथ जाते देख काव्या अभी काफी गुस्से में थी। वह उस ऑटो वाले से अब अपने कंपनी ना जाकर शेखर के पीछा करने का बोल देती है। ऑटो वाला काव्या की बात मान शेखर का पीछा करने लगता है। कुछ दूरी पर जाकर काव्या का ऑटो रुकता है। जब वह बाहर निकलती है तो वो अभी एक होटल के सामने होते हैं। काव्या जैसे ही ऑटो से बाहर निकलती है, उसे शेखर उस लड़की की कमर से पकड़े हुए उसे उस होटल के अंदर जाते हुए दिखता है। ये सब देख काव्या का गुस्सा और बढ़ जाता है, पर वो शेखर को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो छिपके उसका पीछा करती है। वही शेखर उस लड़की को लेकर रिसेप्शन से एक कमरे का चाबी ले लिफ्ट में चला जाता है। उन दोनों को ऐसे जाते देख संजना भी उनका पीछा करते हुए उस लिफ्ट में घुस अपना चेहरा दूसरी तरफ छुपाते हुए एक साइड खड़ी हो जाती है। उस लिफ्ट में अभी संजना के साथ एक दो लोग और भी थे, पर फिर भी शेखर और उसके साथ आए वह लड़की एक दूसरे के साथ लिफ्ट में ही काफी कोजी होने लगते हैं। उन दोनों को ऐसा करते देख काव्या को काफी गुस्सा आता है। वही उस लिफ्ट में खड़े हुए वो दो लोग दूसरी तरफ देखने लगते हैं। काव्या शेखर को उस लड़की के साथ लिफ्ट में ही इतना चिपकते देखकर ही समझ गई थी कि उन दोनों के बीच का रिश्ता क्या होगा, पर फिर भी वो कुछ नहीं करती।
क्योंकि वो शेखर को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसीलिए काव्या का इंतजार करती है। काव्या ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी कि इस वक्त एक लड़का और लड़की को होटल में कमरे की जरूरत क्यों पड़ी होगी। लिफ्ट से निकलने के बाद शेखर उस लड़की को ले कमरे में चला जाता है। ये देखकर काव्या भी उनके पीछे पीछे जाती है, पर काव्या अभी उनके कमरे में ना जा 5 मिनट का इंतजार करती है। काव्या जानती थी कि कल होकर वह शेखर के बारे में अपनी दोस्त से बोलेगी तो शायद से दिव्या उसकी बातों पर बिलीव ना करे, क्योंकि दिव्या इस लड़के से बहुत प्यार करती थी जो उसके पीठ पीछे ऐसे दूसरी लड़कियों के साथ होटल में जा रहा था। इसीलिए काव्या अभी शेखर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। काव्या अपने मोबाइल का वीडियो ऑन कर शेखर के उस रूम के गेट पर नोट करती है। 2-3 दिन बाद नॉक करने के बाद भी गेट नहीं खुलता। ये देख काव्या अब गुस्से में और ज्यादा तेजी से उस गेट पर हाथ मारना शुरू कर देती है। काव्या के ऐसे गेट पर हाथ मारने की वजह से वो गेट खुलता है। तो अभी अंदर से कुछ देर पहले जो लड़की शेखर के साथ थी, वह अपने शरीर पर सिर्फ एक तौलिया लपेटे बाहर निकलती है। उसके बाल भी उझड़े हुए थे। काव्या को ऐसे गेट पर नोट करने की वजह से वो लड़की अभी काव्या से काफी गुस्सा थी, क्योंकि काव्या के वजह से अभी उसका इतना प्राइवेट मूवमेंट बर्बाद हो गया था। इसीलिए वो काव्या से गुस्से में पूछती है, यह क्या बदतमीजी है? और तुम कौन हो? ऐसे हमें परेशान करने का हक तुम्हें किसने दिया? उद्धरण चिन्ह। मैं कौन हूँ ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल काव्या उस लड़की को धक्का दे उस कमरे के अंदर घुस जाती है। तो काव्या जैसी सोची थी वैसा ही था। अभी रौनक बिस्तर पर लेटा हुआ था, वहीं उस रूम के फर्श पर इन दोनों के कपड़े थे। काव्या को ऐसे देख तुरंत से शेखर अपने तौलिए को पकड़े हुए बोलता है, तुम यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। क्यों मुझे नहीं आना चाहिए था? वैसे कल दिव्या मुझे बात रही थी, तुम उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने वाले थे, और आज ये। सच में सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं। उद्धरण चिन्ह। काव्या को अभी शेखर पर काफी गुस्सा आ रहा था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जब वह दिव्या को इस लड़के के बारे में वो बताएगी तो दिव्या की कैसी हालत होगी। वह कितना खुश थी शेखर को अपने लाइफ में पाकर। उसे क्या पता था ये लड़का भी रौनक ही निकलेगा। काव्या की यह बात सुन शेखर पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है। वह काव्या के सामने बेचारी सी शक्ल बना उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं, मैं दिव्या से प्यार करता हूँ। ये बस मेरी फ्रेंड है जिसका 2 दिन पहले ब्रेकअप हुआ था, इसीलिए मैं बस इससे मिलने आया था, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, तो तुम अपने हर फीमेल दोस्त से ऐसे ही मिलते हो इस हालत में? उद्धरण चिन्ह। काव्या शेखर की बात सुन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है। काव्य को अभी शेखर पर काफी गुस्सा आता है। अब जब सब कुछ काव्या ने आज अपनी आंखों से देख ली, उसके बाद भी यह आदमी उससे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। ये देखने के बाद कि काव्या अब सब कुछ देख चुकी है, शेखर काव्या से माफी मांगते हुए समझाने की कोशिश करता है, नहीं, मैं सच में दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा यकीन करो प्लीज, मुझे माफ कर दो। वो मैं बस अपनी दोस्त को सहारा देने आया था, पर हम थोड़े बहक गए थे। उद्धरण चिन्ह। अब तुम्हारा फैसला दिव्या करेगी। मुझे लगता है उसे भी तुम्हारी दोस्ती के बारे में पता चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शेखर की यह बात सुन काव्या अभी हंसना चाहती थी। क्या यह आदमी पागल है? वह आखिर उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? इसीलिए शेखर से ज्यादा बात ना करते हुए काव्या तुरंत से उस रूम से बाहर निकल जाती है। शेखर बहुत मिन्नतें कर रहा था। वह बार बार काव्य से सॉरी बोल रहा था, पर फिर भी इसका काव्य पर कोई असर नहीं पड़ता। वह गुस्से में उस रूम से निकल जाती है। काव्य के जाने के बाद शेखर टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठा अपने कान पर लगाता है, जिसमें पहले से ही दूसरी साइड से कोई लाइन पर था। जो अभी जो कुछ भी हुआ था वो सब जानता था। शेखर का फोन कान पर लगाते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है। क्या उसके हाथ में फोन था? उद्धरण चिन्ह। यस बॉस। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम्हारे पास बस आज रात का वक्त है, वरना तुम मुझे जानते हो। इतना बोल दूसरी तरफ से वह आदमी फोन रख देता है। शेखर फोन रखते ही तुरंत से अपना कपड़ा उठाओ, उसे पहन, उस लड़की को पैसे दे, उस कमरे से बाहर निकल जाता है। काव्या अभी काफी गुस्से में थी। वह बार बार दिव्या को फोन लगा रही थी, पर उसका नंबर अभी स्विच ऑफ बता रहा था।
काव्या जल्दी से जल्दी दिव्या को सब कुछ सच सच बताना चाहती थी। वह उसे सबूत दिखाना चाहती थी, पर दिव्या का फोन ही नहीं लग रहा था। ये देखकर काव्या अभी अपने ऑफिस ना जाकर सीधा दिव्या के ऑफिस जाने के बारे में सोचती है, पर काव्या जैसे ही उस होटल की बाहर निकलती है, अपने सामने लगे उस कार को देखकर काव्या थोड़ा हैरान रह जाती है। काव्या इस कार की ऑनर को जानती थी। ये हर्षवर्धन की कार थी, पर इस वक्त हर्षवर्धन यहाँ क्या कर रहा है? ये सोचते हुए काव्या को ऐसा लग रहा था कि शायद से हर्षवर्धन भी अभी यहाँ किसी लड़की को लेकर आया होगा। ये सोचते हुए काव्या को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत से दीवार के पीछे छिप उस कार से हर्षवर्धन और उसके साथ आए उस लड़की का इंतजार करती है, पर कार से कोई नहीं निकलता। ये देख काव्या थोड़ा कंफ्यूज थी कि तभी उसका फोन बजता है। काव्या कॉलर आईडी पर शो हो रहे नंबर को देखकर हैरान रह जाती है। ये हर्षवर्धन का फोन था। क्या उसने अभी उसे देख लिया? यही सोचते हुए काव्या डरते हुए फोन रिसीव करती है, तो उसे दूसरी तरफ से हर्षवर्धन की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। तुम ये दीवार के पीछे छिप क्या करने की कोशिश कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुन चौंकते हुए पूछती है, क्या तुमने मुझे देख लिया? उद्धरण चिन्ह। क्यों? तुम इंसान नहीं, जल्दी से कार में आओ। उद्धरण चिन्ह। काव्य की बातों का इतना जवाब दे हर्षवर्धन फोन रख देता है। अभी काव्या काफी परेशान लग रही थी। वह अभी दिव्या को सच बताना चाहती थी, और वही हर्षवर्धन आ गया। अभी अगर वो दिव्या के पास नहीं जाती तो आगे पता नहीं उसे कितना वक्त लगेगा, क्योंकि हर्षवर्धन को वह जानती थी। वह उसे इतना आसानी से नहीं जाने देने वाला। पर काव्य के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे हर्षवर्धन के पास जाना ही था। वह अपना फोन पर्स में रखना आगे बढ़ कार में जा बैठ जाती है। हर्षवर्धन बिना देरी किए वहां से अपनी कार स्टार्ट कर देता है। काव्या, जो कि अभी यहाँ से जल्दी से निकलना चाहती थी, वह हर्षवर्धन से जल्दी में पूछती है, तुम मुझे अभी इस वक्त क्यों बुलाया? अगर तुम्हें कोई यहाँ देख लेता तो, और भला तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वह भी इस होटल के सामने। उद्धरण चिन्ह। मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम आज कुछ ज्यादा सवाल पूछ रही हो? उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन की बात सुन चिढ़ जाती है। यह आदमी हर वक्त अपनी ही बात मनवाया करता था। अब जबकि उसने खुद ही प्रॉमिस किया था कि वह अगर खुद के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगी तो उन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा, फिर यह आज उसके सामने क्यों आ गया? काव्य चिढ़ते हुए पूछती है, क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद नहीं? और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में तो कोई भी आ सकती है, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उद्धरण चिन्ह। मुझे अपना कोई प्रॉमिस याद नहीं, और ना ही मैं प्रॉमिस निभाने में विश्वास रखता। तुम पहली लड़की हो जो मेरे इतना करीब पहुंच सकी हो, और शायद आखिर भी। उद्धरण चिन्ह। काव्य हर्षवर्धन के मुंह से ये सुन पूरी तरह से चौंक जाता है। उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। अभी भला हर्षवर्धन बोलना क्या चाहता था? काव्य कुछ सेकंड के लिए काफी एक्साइटेड हो गई थी, पर फिर जब उसे हर्षवर्धन की गर्लफ्रेंड और उसके लाइफस्टाइल के बारे में ध्यान आया तो वह समझ गई थी कि यह आदमी उससे झूठ बोल रहा है। इसीलिए काव्या हर्षवर्धन से गुस्से में पूछती है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। कुछ खास नहीं, यही कि तुम मेरी बातें मानो, और इस रिश्ते से आजादी के बारे में तब तक मत सोचना जब तक मैं ना चाहूं। उद्धरण चिन्ह। काव्य की बातों का इतना जवाब दे तुरंत से हर्षवर्धन कार से बाहर निकल उसे फॉलो करने का इशारा करता है। वही कार में बैठी काव्या हर्षवर्धन की इस बात को सुनकर काफी गुस्सा थी। वह तुरंत उसे कार से बाहर निकल हर्षवर्धन से गुस्से में पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी इस तरह के रिलेशनशिप में रहूं, वह भी तब जब तुम्हारे पास खुद की मंगेतर है। उद्धरण चिन्ह। 2 महीने, सिर्फ 2 नहीं, मैं तो मेरे साथ इस रिश्ते मेरा, उसके बाद मैं तुम्हें कंपोसेशन फीस के साथ आजाद कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। 2 महीने? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ और ऐसे रिश्ते नहीं रह सकती। अगर मैं तुम्हारे साथ 2 महीने ऐसे रिश्ते में रही, फिर मेरा क्या होगा? राकेश अगर मुझे आगर छोड़ देगा, फिर मैं अपने आगे के जीवन कैसे जीऊंगी? मैंने वह पैसा अपने डैड के लिए लिया था, जो कि मैं तुम्हें सही समय पर वापस कर दूंगी। अब मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन कुछ नहीं बोलता। वह उसकी तरफ घूरे जा रहा था।
ये देख काव्या को थोड़ा हिम्मत करके बोलती है, अगर मैं ना मानूं तो। उद्धरण चिन्ह, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे ना बोल सकती हो? उद्धरण चिन्ह, काव्य की बातों का इतना जवाब दे हर्षवर्धन आगे बढ़ जाता है। हर्षवर्धन को ऐसे जाता देख काव्या भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। हर्षवर्धन ने बिल्कुल सही कहा था, काव्या उसको ना नहीं बोल सकती थी। ये बात वो बहुत अच्छे से जानती थी। आज उसके डैड जो सही सलामत है, उसकी वजह हर्षवर्धन ही है। अगर वह ठीक वक्त पर पैसा नहीं देता तो शायद से अभी काव्या की डैड जिंदा नहीं रहते। काव्य को हर्षवर्धन आज फिर से अपने घर लेकर आया था। घर के अंदर आने के बाद काव्या की नजर हर्षवर्धन पर जाती है, जो अभी लिविंग हॉल में लगे सोफे पर बैठे हुए शराब पी रहा था। काव्य को देखते ही हर्षवर्धन अपने हाथ का ग्लास नीचे रख काव्या को ऊपर से नीचे घूरने लगता है। काव्या को अभी हर्षवर्धन की आंखों में खुद के लिए डिजायर साफ साफ नजर आ रहा था। हर्षवर्धन को ऐसे खुद की तरफ देखते देख काव्या हर्षवर्धन से पूछती है, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे? उद्धरण चिन्ह, काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और खाने का मन है? उद्धरण चिन्ह, क्या? उद्धरण चिन्ह, काव्य हर्षवर्धन की यह बात सुन चौंकते हुए आसपास देखने लगती है। अभी दिन का वक्त था और पिछली बार जब वो यहाँ थी तो उसे यहाँ सेवेंस दिखे थे, जो इस बार भी होंगे। यही सोच काव्या अपने तरफ बढ़ रहे हर्षवर्धन को रोकने की कोशिश करते हुए बोलती है, अभी दिन का वक्त है, तुम्हें लगता है ये सेफ रहेगा? उद्धरण चिन्ह, डू यू हैव टू चूज टाइम टू डू दैट? उद्धरण चिन्ह, काव्य के सामने खड़ा हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोलता है। अभी काव्या को हर्षवर्धन के आंखों में अपने लिए डिजायर्स दिख रहा था। उसको ऐसे देख काव्या के हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो हर्षवर्धन से अभी धीमी आवाज में बोलती है, अभी यहाँ काम करने वाले सर्वेंट्स होंगे, क्या हुआ अगर वह इस बारे में तुम्हारे गर्लफ्रेंड से बोल देते हैं? उद्धरण चिन्ह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह मेरा घर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम खुद के ऊपर कंट्रोल करना। उद्धरण चिन्ह, इतना बोलते हुए हर्षवर्धन काव्या की ओर बढ़ने लगता है। उसको ऐसे खुद की तरफ बढ़ते देख काव्या पीछे होती है, पर बिना कोई देरी किए हर्षवर्धन काव्या को अपनी गोद में उठा वहां से सेकंड फ्लोर के अपने कमरे में ले जाता है। काव्य हर्षवर्धन को ऐसे अभी यह सब करने से रोकने की कोशिश करती है, पर हर्षवर्धन उसकी एक नहीं सुनता। अभी उस रूम के बेड पर हर्षवर्धन काव्या के ऊपर था। वही काव्या उसके हैंडसम चेहरे को घुरे जा रही थी। जब तक मैं ना चाहूं, तुम्हें मेरे अलावा और कोई हाथ नहीं लगाएगा। उद्धरण चिन्ह, क्या? उद्धरण चिन्ह, हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्य अभी उससे कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही हर्षवर्धन काव्या के करीब आ गया था। काव्या ने उससे ऐसे हरकत की उम्मीद नहीं की थी, वो हैरान थी। वही हर्षवर्धन काव्या को कोई ज्यादा मौका भी नहीं देता अपनी प्यार दिखाने के लिए, लेकिन फिर अगले ही पल वो रुक जाता है। ये देख काव्य अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नजर हर्षवर्धन पर जाती है, जो अभी उसे ही घुरे जा रहा था। काव्य, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे कुछ बोलना चाहिए? वॉट? उद्धरण चिन्ह, काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुन चौंकते हुए पूछती है, भला उसके ऐसे कौन से रिएक्शन से उसे ऐसा लगा? काव्य को हर्षवर्धन की यह बात सुन काफी गुस्सा आता है। वो उसके सीने को धकेलते हुए बोलती है, अगर तुम्हारा हो गया तो क्या मैं जा सकती हूँ? क्योंकि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। उद्धरण चिन्ह, इम्पोर्टेंट वो भी इससे ज्यादा, अब तुम मुझे झूठ नहीं बोल सकती। क्या बकवास है, दूर हटो मुझसे, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह, हर्षवर्धन की आवाज सुनी काव्य को काफी गुस्सा आता है। वह उसे गुस्से में खुद से दूर हटने को बोलती है। वही काव्य की यह बात सुन अभी कुछ देर पहले ट्रक हर्षवर्धन के जो आंखों में चमक था वह गायब हो जाता है। वह काव्य के चेहरे को पकड़ते हुए बोलता है, क्या यही बात तुम रौनक या फिर अपने उन बॉयफ्रेंड से बोलती जिनके साथ कभी तुमने प्यार या फिर नाटक किए थी? उद्धरण चिन्ह, तुम बोलना क्या चाहते हो? उद्धरण चिन्ह, काव्या सबसे ज्यादा करीब रौनक के रही थी, पर फिर भी उनका प्यार बिस्तर तक नहीं पहुंच पाया था। फिर हर्षवर्धन उससे पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकता है? और उसके दूसरे बॉयफ्रेंड, भला ही यह कब आए? काव्य को अभी हर्षवर्धन पर काफी गुस्सा आ रहा था। काव्य की यह बात सुन हर्षवर्धन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान दौड़ जाती है। वह काव्य के सिर पर आ रहे उन बालों को पीछे करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है
मैं तुम्हारे पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं जानता। और वैसे भी तुम रौनक के साथ 5 साल रिश्ते में रही, क्या तुम इतनी साधु हो या मुझे बेवकूफ समझती हो? उद्धरण चिन्ह। काव्य को ये सब काफी अजीब लगता है, और भला हर्षवर्धन उससे बार बार रौनक के बारे में क्यों बोल रहा था? और वह उससे पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में क्या जानता था? मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ, मेरा रिलेशन रौनक या मेरे किसी भी बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा नहीं था जितना तुम्हारे साथ है। वैसे भी रौनक और मैं शादी करने वाले थे। हमारा रिश्ता सेक्स पर डिपेंड नहीं करता था। उद्धरण चिन्ह। काव्या अभी हर्षवर्धन से काफी नाराज थी, क्योंकि अब वह रौनक से प्यार नहीं करती थी। रौनक की अब उसकी जीवन में कोई अहमियत नहीं थी, पर वह बार बार हर्षवर्धन को रौनक के साथ खुद का नाम जोड़ते देखना नहीं चाहती थी। जहां कुछ देर पहले काव्य को हर्षवर्धन की आंखों में खुद के लिए डिजायर्स और तड़प दिख रहा था, वही अभी उसकी आंखें कुछ अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दिखाना कुछ और रहा है, पर है कुछ और। काव्य की यह बात सुन हर्षवर्धन कुछ नहीं बोलता। वह उसके बगल में लेट जाता है। उन दोनों का मूड अब पहले जैसा नहीं था। हर्षवर्धन भी अभी काफी अजीब कर रहा था। वही काव्य जो कि पहले से ही परेशान थी, वह अब हर्षवर्धन का ये रवैया देख थोड़ा परेशान हो जाती है। हर्षवर्धन को ऐसे अपने बगल में शांति से लेकर सोए देख काव्या उससे पूछती है, अगर तुम्हारा हो गया तो क्या मैं अब जा सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। क्यों मेरे साथ ऐसे लेटे हुए? क्या तुम्हें अपने किसी बॉयफ्रेंड का याद आ गया? उद्धरण चिन्ह। हाँ, तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन के आज के बिहेवियर से काफी परेशान हो गई थी। आज हर्षवर्धन बार बार रौनक और उसके पास रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहा था, जो कि काव्य को अब तक समझ नहीं आया कि क्यों, आखिर क्यों। भला इस आदमी को उसके पास्ट रिलेशनशिप से क्या लेना देना है? इसलिए काव्य हर्षवर्धन को गुस्से में जवाब दे वहां से उठती है। काव्य अभी अपने घर जाने की सोच रही थी, पर जैसे ही वो अपना शर्ट उठा उसे पहनती है, कुछ शर्ट में एक भी बटन नहीं थे, जिसकी वजह से काव्या का वह शर्ट पहनना है या ना पहनना बराबर था। अपने शर्ट की ऐसी हालत देख काव्या को थोड़ी देर पहले की घटना याद आती है, कि कैसे आज फिर से पिछली बार की तरह ही हर्षवर्धन ने उसके शर्ट को खोलने के बजाय फोड़ दिया था। उस बारे में सोचने हुए काव्या गुस्से में हर्षवर्धन को डांटते हुए बोलती है, तुम इंसानों की तरह ये खोल नहीं सकते थे। अब भला मैं कैसे घर जाऊं? तुमने मेरी एक और शर्ट बर्बाद कर दी। उद्धरण चिन्ह। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दूसरी दिलवा दूंगा, वैसे भी ये तुम पर अच्छा नहीं लग रहा था। उद्धरण चिन्ह। काव्या की बातों का इतना जवाब देते हुए हर्षवर्धन हंसने लगता है। उसको ऐसे हंसते देख काव्या उसे गुस्से में बोलती है, तुम्हें ऐसे बेशर्मों की तरह हंसते हुए शर्म नहीं आता? अब भला मैं घर कैसे जाऊं? उद्धरण चिन्ह। मत जाओ। काव्य की बात सुन तुरंत से हर्षवर्धन इतना बोल उस बेड से उठ अपने कपड़े पहनते हुए बोलता है, मुझे अभी सच में भूख लगा है, और तुम्हें बनाने भी आता है, तो तुम मेरे लिए कुछ बनाओ। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की बात सुन काव्य तुरंत से उसे ना कर देती है। उसे कुछ खास बनाने नहीं आता था। वो तो बस अपने और दिव्या के लिए कुछ भी बना लेती थी। अभी थोड़ी देर पहले उसने जो कुछ भी कही थी, वो झूठ था। ठीक है, अगर तुम नहीं बना सकती, तो आज तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। वैसे भी आज रात तुम घर नहीं जा रही। उद्धरण चिन्ह। काव्य की बातों का इतना जवाब दे हर्षवर्धन तेजी से उस कमरे से निकल गया। ठीक है, अगर तुम नहीं बना सकती, तो आज तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। वैसे भी आज रात तुम घर नहीं जा रही। उद्धरण चिन्ह। काव्य की बातों का इतना जवाब दे हर्षवर्धन तेजी से उस कमरे से निकल गया। काव्या हर्षवर्धन के आज के रवैया से काफी चढ़ी हुई थी। आज हर्षवर्धन उसके साथ काफी अजीब बिहेवियर कर रहा था। काव्या अब ऐसे तो अपने घर नहीं जा सकती थी, इसलिए काव्या वापस से हर्षवर्धन का अलमीरा खोलती है। पहले की तरह इस बार भी हर्षवर्धन के अलमीरा में सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट थे। शायद से यह कलर हर्षवर्धन के फेवरेट थे। काव्या हर्षवर्धन के अलमारी से एक व्हाइट शर्ट निकाल उसे पहन लेती है। शर्ट काफी बड़ा था, इसलिए काव्या को ज्यादा चिंता नहीं थी। वैसे भी यह उसके फटे शर्ट से तो काफी बेहतर था। वही हर्षवर्धन अभी अपने घर के लिविंग हॉल में बैठे हुए कुछ सोच रहा था, कि तभी उसका फोन बजता है।
फोन उठाते ही दूसरे तरफ से वो आदमी हर्षवर्धन को कुछ ऐसा बोलता है जिसके वजह से हर्षवर्धन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान दौड़ जाती है। वो सब मैंने देख लिया है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की बात सुन हर्षवर्धन इतना बोल अपना फोन रख देता है। फोन रखने के बाद हर्षवर्धन अपने फोन में देख रहे उस फोटो की ओर देखते हुए खुद से बोलता है, आज के बाद तुम तीनों में कोई राय नहीं रहेगा किसी को बर्बाद करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन वह फोटो देख ही रहा था कि तभी उसके पीछे से आवाज आती है, तुम किसी बर्बाद करना चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। ये काव्या थी जो कि अभी हर्षवर्धन का शर्ट पहने सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। काव्य को ऐसे उस शर्ट में देख हर्षवर्धन उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगता है। उसको ऐसे देखते देख काव्या अपने शर्ट को पकड़ नीचे दे खींचते हुए बोलती है, वो मेरी शर्ट तुमने बर्बाद कर दी, इसलिए अब यह मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारी शर्ट पहनूं, पर मैं इसे 2 दिन बाद दे दूंगी साफ करके। उद्धरण चिन्ह। काव्य की यह बात सुनने के बाद भी हर्षवर्धन कुछ नहीं बोलता। उसे ऐसे ना बोलता देख काव्य काफी परेशान हो जाती है। वो ऐसे अभी घर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे अभी हर्षवर्धन के इस शर्ट की जरूरत है। पर क्या होगा आगे, हर्षवर्धन नहीं माना, फिर वो घर कैसे जाएगी। यही सब सोचते हुए काव्या काफी डरते हुए हर्षवर्धन से बोलती है, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं इसे खोल देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर काव्या वापस से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है कि तभी उसे पीछे से हर्षवर्धन की आवाज आती है, उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम इसे अपने पास रख सकती हो, वैसे भी मैं देख रहा हूँ मेरे कपड़े मुझसे ज्यादा तुम पर अच्छे लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या? काव्य हर्षवर्धन की यह बात सुन थोड़ा चौंक जाती है। वो अभी थोड़ा खुश भी लग रही थी। यह शायद से इस वजह से था क्योंकि हर्षवर्धन ने आज उससे अपनी शर्ट वापस नहीं मांगी थी। क्या तुम्हें भूख नहीं लगा? पर मुझे लगा है, जाकर मेरे लिए कुछ अच्छा बनाओ। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं, हमारे रिश्ते में ये करने का डील नहीं हुआ था, और वैसे भी तुम्हारे घर में सर्वेंट्स है तो तुम उनसे बोल सकते हो। उद्धरण चिन्ह। काव्य अब और हर्षवर्धन की डिमांड्स पूरा नहीं करना चाहती, इसलिए वो तुरंत से उसे मना कर देती है। वही बैठा हर्षवर्धन काव्या की यह बात सुन गुस्से में अपनी हाथ की मुठ्ठियां बांध लेता है। काव्या हर्षवर्धन को ऐसे देख पहले तो थोड़ा डर गई थी, पर फिर वो अपने आप को शांत कर वहां से ऊपर जाने लगती है। ये देख हर्षवर्धन अचानक से कुछ सोचते हुए बोलता है, फिर ठीक है, तुम मेरी यह शर्ट भी वापस करो, क्योंकि हमारे रिश्ते में ये भी कहीं नहीं है कि तुम हर बार मुझसे एक नया शर्ट लेकर चली जाओगी। उद्धरण चिन्ह। क्या? तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो? अभी तुम्हारी वजह से ही मेरी यह हालत है। अगर तुम्हें थोड़ा इंसानों की तरह बिहेव किया होता तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। उद्धरण चिन्ह। काव्या को अभी हर्षवर्धन पर काफी गुस्सा आ रहा था। एक तो अभी हर्षवर्धन की वजह से उसकी यह हालत थी, ऊपर से अब हर्षवर्धन उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। काव्या हर्षवर्धन की ओर गुस्से में घुरे जा रही थी। वही हर्षवर्धन अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए उसके तरफ ही घुरे जा रहा था। ये देख काव्या को हर्षवर्धन पर और गुस्सा आ रहा था। काव्या को ऐसे गुस्सा करते देख अचानक से हर्षवर्धन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान दौड़ जाता है। वो अचानक से अपने शीट से उठा हुआ से ऊपर जाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें शर्ट चाहिए तो मेरे लिए खाना बनाना होगा, वरना तुम मेरे सामने नेकेलेड घूम सकती हो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल हर्षवर्धन काव्या के सामने से ऊपर सीढ़ियों से चला जाता है। वही काव्या बेचारी सी शकल बनाने किचन की ओर देखती है। अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस आदमी के लिए कुछ बनाना ही होगा। काव्य ने थक हार कर हर्षवर्धन की बात माननी ही सही समझी। वो हर्षवर्धन के किचन में जाती है जो चारों तरफ से भरा हुआ था। काव्या को हर्षवर्धन का ये किचन अपने रूम के 2 गुना लगता है। हर्षवर्धन के किचन में सभी प्रकार की सब्जियां, फ्रूट्स और सामान थे जो किसी को भी एक अच्छा खाना बनाने के लिए चाहिए। पर काव्या को कहाँ खाना बनाने आता था। वह खुद एक ऐसा खाना बनाती थी जो खाकर सिर्फ दिव्या ही खुश हो पाती थी। काव्या उस किचन को चारों तरफ देखती है, अपने लायक कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट खोजने की कोशिश में जो बना सके। तभी काव्या की नजर किसी ऐसे इंग्रेडिएंट पर पड़ती है जिसे देख काव्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दौड़ जाती है। वो तुरंत से उस इंग्रेडिएंट को उठा हर्षवर्धन के लिए खाना बनाने की शुरू करती है। करीब आधे घंटे बाद हर्षवर्धन अभी अपने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए
किचन में काम कर रही काव्या की ओर देखते हुए कुछ सोचे जा रहा था। हर्षवर्धन अपने सोच में इतना बिजी था कि उसे ये तक ध्यान नहीं रहा कि कब काव्या उसके सामने आ चुकी थी। वही हर्षवर्धन को ऐसे अपनी गहरी सोच में डूबे देख काव्या अपने हाथ में लिए उस बाउल को टेबल पर पूरा जोर से पटती है। उस बाउल के टेबल पर पटकने की वजह से हर्षवर्धन का ध्यान टूटता है, तो वह काव्या की ओर देखता है, जो अभी अपने हाथ में एक बाउल लिए खड़ी थी। काव्या को ऐसे देख हर्षवर्धन बोलता है, इतना फास्ट, लगता है तुम काफी अच्छी सैफ हो। उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन के इस बात का कोई जवाब न देते हुए उसे नीचे की ओर इशारा कर अपने हाथ में लिया मोबाइल ले दूसरी तरफ जाकर बैठ उसमें खाना शुरू करती है। वहीं हर्षवर्धन अपने सामने रखे खाने को देखकर हैरान था। क्या इस लड़की ने उसके लिए ये बनाई है? हर्षवर्धन अपने सामने नूडल्स देख काव्या से पूछता है, ये तुमने क्या बनाया है? ऐसे खाने तो मेरे घर के नौकर भी ना खाए। और यह नूडल्स के ऊपर एग्स और टमाटर क्यों तैर रहे हैं? क्या तुमने कुछ भी बनाने नहीं आता? उद्धरण चिन्ह। यह इतना भी खराब नहीं, और सर्वेंट भी इंसान ही होते हैं, तो यह इंसानों का खाना है, तुम खा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन के बातों का इतना जवाब दे अपना नूडल्स खाने लगती है। वही हर्षवर्धन काव्या को घूरे जा रहा था। उसे अभी काव्या पर काफी गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर पहले काव्या उससे बोल रही थी कि वो काफी अच्छा खाना बना लेती है, तो फिर यह क्या है? काव्या अपने खाने में लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर्षवर्धन से कोई लेना देना ही नहीं। वो बड़े ही मजे से अपने हर्षवर्धन को खाए जा रही थी। जब काव्या ने अपना आधे से ज्यादा नूडल्स खत्म कर दी, तो वो अपना सिर ऊपर उठा देखती है, तो हर्षवर्धन अभी भी उसके तरफ ही घुरे जा रहा था। वही उसकी बाउल का नूडल्स बिल्कुल वैसा का वैसा ही था, जैसा काव्या उसे देकर आई थी। हर्षवर्धन को ऐसे कुछ भी ना खाते देख काव्या उससे बोलती है, यह इतना भी बुरा नहीं जितना तुम सोच रहे हो, तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन से इतना बोल काव्या अपने खाने में लग जाती है। वही काव्या की बात सुन हर्षवर्धन अपने बाउल में देखता है और अचानक से उस बाउल से चॉपस्टिक निकाल उस बाउल को अपने मुंह में लगा पूरी की पूरी नूडल्स पीने लगता है। काव्य जब अपने बाउल के नूडल्स खत्म कर सामने हर्षवर्धन की ओर देखती है, तो हर्षवर्धन के बाउल को पूरा खत्म देख हैरान रह जाती है। क्या यह आदमी इंसान नहीं? काव्य हर्षवर्धन को इतना तेजी में खाए देख हैरान थी। फिर भी उसे जल्द से जल्द ही यहाँ से निकलना था। इसीलिए काव्या तुरंत से हर्षवर्धन का बाउल उठा उसे किचन में रखने के बाद वापस से हर्षवर्धन के पास आकर बोलती है, क्या अब तुम मुझे छोड़ सकते हो? क्योंकि मैं इस तरह इस शर्ट में भी बाहर नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह। नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाने वाली। क्या मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं आज यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे आज बहुत जरूरी काम है। ऊपर से मुझे ऑफिस का एक प्रोजेक्ट भी तैयार करना है, इसलिए मुझे जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं देखूंगा। उद्धरण चिन्ह। काव्य की बात सुन हर्षवर्धन उसे तुरंत से मना कर देता है। ये देख काव्या हर्षवर्धन से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, तुम समझ नहीं रहे, आज मुझे दिव्या से मिलने की काफी जरूरत है, और ऑफिस का काम मैं खुद से देख सकती हूँ, उसमें मुझे तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। काव्या कैसे भी करके आज दिव्या से उसके बॉयफ्रेंड की असलियत बताना चाहती थी, इसीलिए यह जरूरी था कि वह आज जल्द से जल्द घर पहुंचे। पर हर्षवर्धन उसे जाने नहीं दे रहा था। काव्य की यह बात मान हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए बोलता है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है, उसमें तुम्हारे झटपटाने से कोई फायदा नहीं, और क्या पता तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी जरूरत ही ना हो। आज से खैर तुम आज नहीं जा सकती और इस बारे में अब मुझे कुछ नहीं सुनना। उद्धरण चिन्ह। काव्य की बातों का इतना जवाब दे हर्षवर्धन वहां से चला जाता है। वही काव्या अभी भी काफी परेशान थी। हर्षवर्धन के कहने का क्या मतलब था, और भला कल से दिव्या को उसकी जरूरत कैसे नहीं? काव्या काफी कंफ्यूज थी। वह दिव्या के पास भी जाना चाहती थी, पर वह से सिर्फ एक शर्त में दिव्या के पास नहीं जा सकती थी, ना ही वह हर्षवर्धन को ना बोल सकती थी। इसीलिए काव्या ने खुद में ही डिसाइड किया कि वह कल दिव्या को उसके बॉयफ्रेंड की सच्चाई बता देगी। वही सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा हर्षवर्धन जब पीछे मुड़कर देखता है, तो काव्या उसे काफी परेशान लगती है।
काव्या को ऐसे देख हर्षवर्धन मुस्कुराकर ऊपर चला जाता है। ना चाहते हुए भी काव्या को आज की रात हर्षवर्धन के घर पर ही बिताना पड़ता है। ऐसे तो काव्या हर्षवर्धन के साथ आज नहीं रहना चाहती थी, पर यह उसकी मजबूरी थी। सुबह जब काव्या की नींद खुलती है तो अपने बगल में देखती है तो उसे हर्षवर्धन नहीं दिखता। ऐसा लग रहा था जैसे वो जा चुका था। काव्या तुरंत से तैयार हो उस कमरे से निकलती है। अभी भी काव्या हर्षवर्धन का ही शर्ट पहने हुए थी। काव्या जब नीचे जाती है तो उसकी नजर डाइनिंग टेबल के सामने बैठे हर्षवर्धन पर जाता है, जो अभी अपना नाश्ता एंजॉय करने में लगा हुआ था। काव्या को ऐसे हर्षवर्धन के कमरे से निकलते देख वहीं नीचे डाइनिंग टेबल के बगल में खड़ी वो सर्वेंट्स काव्या की ओर घुरे जा रही थी। उनको ऐसे करते देख काव्या को समझ आ रहा था कि आखिर वह क्या जाने की कोशिश कर रही थी। वैसे भी यह बात किसी के लिए अंदाजा लगाना आसान था कि काव्या और हर्षवर्धन के बीच में कैसा रिश्ता चल रहा है। उनको ऐसे खुद की तरफ देखते देख काव्या थोड़ा शर्मा जाती है। काव्या हर्षवर्धन के पास जा उससे बोलती है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक किसी को छोड़ने के लिए बोल सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे नहीं जा सकती। काव्या हर्षवर्धन को अपने कपड़े की ओर दिखाते हुए बोलती है, नाश्ता करो। उद्धरण चिन्ह। क्या उद्धरण चिन्ह? मैंने कहा पहले तुम नाश्ता करो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। पर मुझे अभी घर जाना था, अपने ड्रेस को चेंज करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन को ऐसे अपने ऊपर हुक्म चलाते देख उसे मना कर देती है। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन अपना खाना रोकते हुए उसकी तरफ घूरकर बोलता है, पहले तुम नाश्ता करो, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि तुम आखिर कहाँ जाने वाली हो। क्या काव्या हर्षवर्धन का ये जवाब सुन कंफ्यूज थी। यह आदमी सच में बहुत ज्यादा खड़ूस था। हर बार इसे उसके ऊपर धौंस जमाने के अलावा और कुछ नहीं आता था। काव्या हर्षवर्धन की यह बात उसके सामने बैठ नाश्ता करने लगती है। वह तुरंत से अपना नाश्ता खत्म कर हर्षवर्धन के पास जाकर बोलती है, क्या अब तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ से हम सीधे ऑफिस जाने वाले हैं। वैसे भी तुम अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना चाहती थी, वह ड्रेस लेकर उसे चेंज करो। काव्या की बात सुन हर्षवर्धन उसे सोफे की ओर इशारा करते हुए बोलता है। काव्या हर्षवर्धन की बात मानते सोफे पर रखा हो बॉक्स खोलती है तो उसमें एक बहुत शर्ट था। ये शर्ट बिल्कुल काव्या उस शर्ट की तरह था जैसा वो पहनती थी। काव्या अभी हर्षवर्धन की शर्ट में थी, इसलिए ज्यादा कुछ ना सोचते हुए वो बाथरूम चली जाती है उसे चेंज करने के लिए। वह ड्रेस काव्या की एकदम फिट बैठता है। ऐसा लग रहा था कि वह काव्या के लिए ही बनाया गया हो। काव्या उस शर्ट को चेंज करने के बाद नीचे आती है तो नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे हर्षवर्धन की आंखों में उसे ऐसे देखकर चमक आ जाती है। ये शर्ट तुम पर काफी अच्छा लग रहा है, मुझे पहले ही यकीन था। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू, पर इसका दाम कितना है तुम मुझे बता देना, मैं इसका पेमेंट कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन किसी भी प्रकार के ड्रेस नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसे अपने और हर्षवर्धन के बीच के रिश्ते में गिफ्ट लेना देना सही नहीं लग रहा था। इसलिए काव्या हर्षवर्धन को उस शर्ट के लिए पे करने की सोचती है। हालांकि काव्या जानती थी इस शर्ट की कीमत उसके शर्ट से थोड़ा ज्यादा ही होगी, क्योंकि उसका मटेरियल काफी अच्छा था, पर फिर भी वो हर्षवर्धन को पे करना चाहती थी। काव्य की यह बात सुन हर्षवर्धन को काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने ये तुम्हारे लिए ली है। उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन से गिफ्ट लेना चाहती तो थी, पर उसके अपने बीच के इस रिलेशन में वो हर्षवर्धन से कुछ भी लेती तो वह सिर्फ एक ही बात के डिमांड के ऊपर लगता। इसीलिए काव्या हर्षवर्धन को ना कर देती है। हर्षवर्धन को ऐसे गुस्से में देख काव्या उसे समझाते हुए बोलती है, जैसा हमारे बीच रिश्ता है वैसे मैं मीरा तुमसे कुछ भी लेना सही नहीं। उद्धरण चिन्ह। काव्य की यह बात सुनकर तुरंत से हर्षवर्धन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। काव्या उसे ऐसे मुस्कुराते देख थोड़ा कंफ्यूज थी। काव्या को ऐसे कंफ्यूज देख हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम सच में मुझे शर्ट का पेमेंट करना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। हाँ बिल्कुल, वैसे भी हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, मैं तुमसे ऐसे कैसे कोई गिफ्ट ले सकती हो, इसीलिए मैं इसका पेमेंट देना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। काव्य की बात सुन हर्षवर्धन तुरंत से उसे उस बॉक्स की ओर इशारा करते हुए बोलता है,
नीचे देखो वहां पर भी होगा। उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन के इस मुस्कान के पीछे की वजह नहीं समझ पा रही थी। वह हर्षवर्धन की बात मान उस बॉक्स को वापस से खोल उसके नीचे रखे उस प्राइस टैग को देखती है, पर प्राइस टैग देखते ही काव्या की सांसें अटक जाती है। वह चौंकते हुए हर्षवर्धन की ओर देखती है, जो अभी उसकी ऐसी हालत देख मुस्कुरा रहा था। काव्या हर्षवर्धन को ऐसे खुद की तरफ मुस्कुराते देख थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। 5,999 रुपीस का ये शर्ट कितने था? काव्या उस शर्ट को घूरते हुए यह नहीं समझ पा रही थी। शर्ट पैसों से बना था या कपड़ों से? काव्या एक बार बिल को देखती है, तो एक बार शर्ट को वापस से दिखती है। उसे काफी गंदा फील हो रहा था। ऐसा नहीं था कि काव्या उस शर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, पर उसे ऐसे शॉर्ट्स पहनने के लिए अपने महीने का आधा से थोड़ा कम पैसा देना होगा, जो कि वह बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। काव्या को काफी शर्मिंदगी हो रही थी। वह हर्षवर्धन से अपना चेहरा छुपाते हुए बोलती है, ये शर्ट सच में काफी महंगा है। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन काव्या की ऐसी हालत मुस्कुराते हुए बोलता है, वह सब ठीक है, पर मुझे ये बताओ, तुम मुझे शर्ट कब पैसा पे करने वाली थी? क्या तुम अब ऐसा नहीं करने वाली? कहाँ है? मेरे पास दो मुझे। उद्धरण चिन्ह। क्या पैसे? उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुन थोड़ा परेशान हो जाती है। अब भला वह 6,000 रुपए कहाँ से लाए? फिर कुछ सोचते हुए काव्या हर्षवर्धन से बोलती है, क्या तुम ये पैसे इंस्टॉलमेंट में नहीं ले सकते? मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मैं हर महीने 500 रुपए दे दिया करूंगी। हर्षवर्धन काव्या की यह बात सुनकर शांत हो जाता है। वह काव्या के पास जा उसे घूरते हुए बोलता है, क्या तुम सच में इतनी गरीब हो, या फिर तुम ये बस मेरे सामने दिखाती हो? उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की यह बात सुनकर काव्या को काफी गुस्सा आता है। वह गुस्से में हर्षवर्धन से बोलती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं तुम्हारे सामने नाटक क्यों करूंगी? मुझे अपनी फैमिली को भी मंथली पे करना होता है। ऊपर से मैंने कितने ही महीनों से यहाँ का रेंट नहीं दिया है, अब मुझे चुकाना है, इसीलिए मैंने तुमसे बोला। मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें हर महीने 500 रुपए दे दिया करूंगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बोला था तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं। अगर तुम इंस्टॉलमेंट में ये पे करना ही चाहती हो तो अगली बार से जब भी मैं अपने लिए डिनर बनाने को बोली तो तुम बाहर से ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर आ जाना, शायद तब तुम कुछ अच्छा बना पाओ तुम। उद्धरण चिन्ह। काव्या को हर्षवर्धन की यह बात खुद की इंसल्ट करने जैसी लगती है, पर वह दोबारा से हर्षवर्धन को ना नहीं बोल सकती थी, वरना क्या पता हर्षवर्धन उसे वापस से अपने पैसे मांगने लगे। इसीलिए इस बार हर्षवर्धन की बात मान काव्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। काव्या हर्षवर्धन के साथ उसके ऑफिस पहुंचती है। काव्या दिव्या के पास जाना चाहती थी, पर यह उसका ऑफिस का वक्त था, इसीलिए उसे पहले ऑफिस में जाना पड़ेगा। पूरे दिन काम करने के बाद शाम को काव्या बहुत जल्दी अपने ऑफिस से निकल जाती है। अभी काव्या अपने ऑफिस से निकल ही रही थी कि तभी उसे दिव्या का कॉल आता है। दिव्या का फोन देखा तुरंत से काव्या अपना कॉल रिसीव करती है, क्योंकि काव्या दिव्या को बहुत कुछ बताना चाहती थी, इसीलिए दिव्या का फोन उठा। अभी दूसरी तरफ से दिव्या कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही काव्या उससे बोलती है, तू कहाँ है? अभी मैं बहुत जल्द घर आ रही हूँ, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। क्या सच में? अरे यार वैसे मुझे भी तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। इम्पोर्टेंट बात? वह भला क्या है? उद्धरण चिन्ह। काव्या दिव्या की बात सुन थोड़ा चौंक जाती है। अब भला दिव्या उसे कौन सी इम्पोर्टेंट बात बोलने वाली थी? काव्या को अभी काफी बेचैनी हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिव्या काव्या को बता नहीं पा रही थी। वो मैं। उद्धरण चिन्ह। दिव्या को ऐसे कुछ ना बोलते देख काव्या का डर थोड़ा और बढ़ गया था। वह घबराते हुए दिव्या से पूछती है, आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझे बता नहीं पा रही? उद्धरण चिन्ह। काव्या अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। दिव्या एकदम मुनहफट लड़की थी। वह आज तक किसी के सामने कभी भी कुछ भी बोलने से नहीं घबराते थी। फिर अचानक से उसकी दोस्त ऐसे हिचक कैसे सकती है, और वह भला इतना शर्मा क्यों नहीं है? दिव्या को ऐसे फोन पर बात को खींचते देखकर यह काव्या को काफी डर लग रहा था। वह खुद काफी अभी घबराई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ काव्या को ज्यादा परेशान ना करने की कोशिश करते हुए दिव्या शर्माते हुए बोलती है, वो कल रात शेखर हमारे घर पर ही था।
उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, वो जल्दी ही मुझसे शादी करेगा। उद्धरण चिन्ह। वो कल रात हमारे घर पर। लेकिन क्यों? उद्धरण चिन्ह। काव्या शायद दिव्या का जवाब जानती थी, पर फिर भी एक उम्मीद लिए वो पूछती है। काव्या के इस प्रश्न का जवाब देते हुए दिव्या काफी शर्मा रही थी। वो कल रात हम साथ में ही थे, और हमारे बीच। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर दिव्या शर्माने लगती है। काव्या दिव्या की बात सुन शांत हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वह अभी कैसे रिएक्ट करे। दिव्या और शेखर कुछ महीने से रिश्ते में थे, पर आज तक शेखर ने दिव्या को हाथ नहीं लगाने भी कोशिश की थी। और कल जब अचानक से काव्या ने उसकी सच्चाई पकड़ ली, तो वह और दिव्या इतने करीब आ गए। काव्या को अभी काफी गुस्सा आ रहा था। उसकी दोस्त इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? काव्या गुस्से में दिव्या पर ही पूछती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? उसने बस शादी के लिए हाँ कहा है, अभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई, तो फिर तुम अपने रिश्ते को लेकर इतने आगे तो कैसे जा सकते हो? उद्धरण चिन्ह। काव्या क्यों ऐसे गुस्से देर में देख दूसरी तरफ से जो दिव्या शर्मा रही थी, वह भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। आखिर काव्या को भला क्या हुआ? दिव्या काव्या से पूछती है, अरे तू इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही है? तुम्हें ऐसे अचानक क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं? अभी तुम्हारे रिश्ते को कितना दिन हुआ ही है, और फिर भी तुम उसे इतनी लेवल पर लेकर चली गई। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम शेखर के बारे में सब कुछ जानती हो? क्या तुम्हें शेखर पर पूरा विश्वास है? तुम भला ऐसे कर भी कैसे सकती हो? उद्धरण चिन्ह। काव्य की यह बात सुन दिव्या को भी दूसरी तरफ से काफी गुस्सा आ रहा था। ये बात काव्या भी समझ रही थी। जब वह भी रौनक के प्यार में थी तो कितनी बार दिव्या ने उसे समझाने की कोशिश की थी, पर काव्य ने उसकी एक नहीं सुनी। और अभी वही हाल दिव्या की थी। दिव्या को ऐसे अपनी बात ना मानते देख काव्या को काफी गुस्सा आ रहा था। वही काव्या को वैसे शेखर के बारे में बोलते देख दिव्या भी काफी गुस्सा आ गया था। इसलिए दिव्या थोड़ा गुस्से में बोलती है, क्या तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है? मैं एक एडल्ट हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए, शेखर ने मुझे प्रॉमिस किया है, वह शादी करेगा। तुम्हें पता है वह कितना प्यार करता है मुझसे। उद्धरण चिन्ह। दिव्या की यह बात सुन काव्या को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वह जान गई थी कि ऐसे फोन पर लड़ने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए काव्या दिव्या के बातों का कोई जवाब न देते फोन रख देती है। काव्या को पता था दूसरी तरफ से दिव्या भी अभी काफी गुस्से में होगी, पर काव्या अपने दोस्त को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। काव्या अभी काफी परेशान थी। फोन पर अभी दूसरी तरफ से दिव्या ने उसे जो कुछ भी बोली थी, उससे काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह अपने दोस्त को कैसे समझाएं ये सब? वह उसे शेखर की सच कैसे बताएगी? काव्या जानती थी कि दिव्या शेखर से कितना प्यार करती थी। अब अगर उसके सामने शेखर की सजाए आता है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? इस बारे में सोचते हुए काव्या काफी परेशान थी। फोन कट होने के बाद काव्या तुरंत से टैक्सी लेती है घर वापस जाने के लिए। करीब आधे घंटे बाद जब काव्या घर पहुंचती है, तो घर का गेट खुला होता है। काव्या सीधे से अंदर जाती है, तो सामने का नजारा देख हैरान रह जाती है। अभी शेखर और दिव्या दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। वही वह दोनों शायद से अभी एक ही बाउल में मैगी खा रहे थे, क्योंकि उनके सामने एक ही बाउल रखा हुआ था। अभी शेखर दिव्या के होठों पर कुछ साफ कर रहा था। शेखर को ऐसे दिव्या के इतने करीब देख काव्या को काफी गुस्सा आता है। वह गुस्से में शेखर को रोकने के लिए बढ़ती है, पर इससे पहले कि काव्या शेखर को कुछ बोल पाती उससे पहले ही दिव्या की नजर अपने दोस्त पर जाती है। काव्या को अपने सामने देख दिव्या मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक गॉड तू आ गई। मुझे तो लगा आज मुझे तुझे बार से पिक अप करना पड़ेगा। चल कोई ना बैठ, मैंने तेरे लिए भी मैगी बनाए हैं। उद्धरण चिन्ह। काव्या का ध्यान बिल्कुल भी दिव्या के ऊपर नहीं था। वह तो गुस्से में वहीं बैठे शेखर की ओर देख रही थी। वही शेखर आराम से सोफे पर फैले हुए बैठे काव्या की ओर ही देखे जा रहा था। अभी शेखर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। काव्या को ये सब देख काफी गुस्सा आ रहा था। वो ऐसे शेखर को अपने घर में बैठे देख दिव्या से पूछती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? जब मैंने तुझे पहले ही बताया था मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तू इसे यहाँ कैसे बुला सकती है? उद्धरण चिन्ह।
काव्या दिव्या को सच बताना चाहती थी, पर अभी यहाँ पर शेखर भी था। ये देख काव्या को काफी गुस्सा आ रहा था। वही दिव्या काव्या के ऐसे बिहेवियर की वजह से थोड़ा इरिटेटेड होकर बोलती है, ये तूने क्या ड्रामा लगा रखा है? तू जानती है मैं शेखर से कितना प्यार करती हूँ, और वो मुझसे, फिर तू ये बात समझती क्यों नहीं? तुझे जो बोलना है बोल, पर शेखर के सामने ही। उद्धरण चिन्ह। काव्या अपने दोस्त की यह बात बहुत अच्छे से समझती थी। वो ये बात बहुत अच्छे से समझ गई थी कि दिव्या पूरी तरह से शेखर के कंट्रोल में आ गई थी। दिव्या की ऐसी बातें सुन काव्या को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में शेखर की ओर इशारा करते हुए बोलती हैं, कैसा प्यार? क्या तुझे पता भी है वह तुझे धोखा दे रहा है? वो बस तेरे साथ टाइम पास कर रहा है और बाहर दूसरी औरतों के साथ रिश्ते में है। उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुन दिव्या को काफी गुस्सा आता है। वह शेखर के बारे में ऐसे काव्या को बोलती देख चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तेरा दिमाग खराब है? तू भला शेखर के लिए ये सब बोल भी कैसे सकती है? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या तुझे ये बात नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। दिव्या आज पहली बार काव्या से ऐसे बात कर रही थी, पर काव्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह कैसे भी करके दिव्या को आज सच्चाई बता देना चाहती थी, चाहे उसके लिए दिव्या उससे इतनी भी रूड तरीके से बात करे। इससे काव्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दिव्या, क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं? कल मैंने इसे अपनी आंखों से होटल के उस रूम में उस लड़की के साथ देखा था। ये बस तेरे साथ टाइम पास कर रहा है, क्या तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं? उद्धरण चिन्ह। काव्य की बात सुन दिव्या उसे गुस्से में घूमती है। कभी जानती थी कि दिव्या के लिए ये सब विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर उनकी फ्रेंडशिप बहुत पहले की थी। दिव्या उसे बहुत अच्छे तरीके से समझती थी और वह भला अपनी दोस्त को ऐसे झूठ क्यों बोलेंगे। काव्या की देखने के बाद दिव्या शेखर की ओर देखती है, जो भी सोफे पर बैठा हुआ था। काव्या को खुद की तरफ देखते हुए तुरंत से शेखर अपनी आंखों में उसके लिए प्यार ले उसकी ओर घूरते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारी दोस्त को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जो कुछ भी बोल रही है वह बिल्कुल झूठ है। शेखर की बात सुन दिव्या काव्य क्यों देखती है, जो अभी गुस्से में शेखर की ओर ही देख रही थी। अपने दोस्त को देखते ही तुरंत से काव्या का गुस्सा शांत हो जाता है। अभी दिव्या की आंखों में आंसू था, शायद से वह काव्या के बात समझती थी, पर वह शेखर को प्यार भी करती थी। यह शायद इसलिए था क्योंकि उसने अपना सब कुछ इस आदमी को दे दिया। पर भला क्यों झूठ बोलूंगी? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुन दिव्या की आंखों से आंसू अब तेजी से बहने लगता है। वह कांपने लगी थी। दिव्या की ऐसी हालत देख तुरंत से शेखर उसके पास उसके हाथों को पकड़कर बोलता है, क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड पर विश्वास नहीं? इस बाहरी लड़की लिए? पर भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। काव्या शेखर को ऐसे दिव्या को बेवकूफ बनाते देख गुस्से में पूछती है, क्या सच में फिर जो कुछ भी मैंने कल देखी वो क्या था? होटल के उस रूम में तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। मिस काव्या, मुझे नहीं पता आप मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रही है, पर क्या ये सब आपको अपने ही दोस्त के साथ करना ठीक लग रहा है? हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, क्या आप अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर उजाड़ देना चाहती है? उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुन शेखर धीमी आवाज में बोलता है। शेखर कभी खुद को शांत दिखा रहा था। वह दिव्या के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इतने बदतमीजी से बोलने के बाद भी वह उसकी दोस्त के साथ कितना आराम से पेश आ रहा है। पर उसके इस झूठ से काव्या का गुस्सा बढ़ रहा था। वो शेखर से बोलती है, क्या तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करोगे? दिव्या, तुम मेरी बातों का यकीन कर, यह आदमी तुम्हें चिट कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। काव्या और शेखर की यह बात सुन दिव्या के आंखों का आंसू बढ़ते जा रहा था। वही दिव्या अभी शेखर की ओर घुरे जा रही थी। दिव्या को ऐसे खुद की तरफ गौर से देख शेखर को कहीं ना कहीं यह डर लगने लगा था कि साइंस से दिव्या काव्य की बातों पर यकीन करने लगी है क्या। देखते हुए शेखर अपने आंखों में आंसू भर दिव्या के चेहरे को पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा हो गया था। काव्या अपने सामने खड़े उन दो लोगों को देख रही थी। जहां एक तरफ दिव्या अपना दिल टूटने से बचाना चाहती थी, वही शेखर दिव्या को अपने जाल में फंसाए रखना चाहता था।
दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डाले हुए थे। काव्या इस फीलिंग से अनजान नहीं थी। एक बार अगर कोई लड़की किसी से सच्चा प्यार करने लगती है तो फिर उसके अलावा उसे जल्दी किसी और की बातों का यकीन नहीं होता। जिस दिन वो अपनी आंखों से सच ना देख ले। काव्या के साथ भी वही हुआ। दिव्या में कितना बोलने के बाद भी काव्या ने रौनक के ऊपर कभी शक नहीं किया तब तक जिस दिन काव्या ने अपने आंखों से रौनक और मोनिका को एक साथ बिस्तर पर नहीं देख ली। उस दिन उसका विश्वास टूटा। पर यहाँ तो बात अलग है। यहाँ काव्या दिव्या से बोल रही थी। काव्या कहीं ना कहीं अपने सामने दिव्या और शेखर को ऐसे देखते देख समझ रही थी कि आगे क्या होने वाला है। वह जान गई थी इस बार उसके दोस्त अपने प्यार को ही शायद से चुने जो कि उसके नजरिए से भी सही लग रहा था। काव्या ने जैसे सोचे थी वैसा ही हुआ। अचानक से दिव्या काव्या की ओर गुस्से में देखते हुए बोलती है, काव्या मुझे पता है तुम्हारा रिश्ता रौनक के चिट करने की वजह से टूटा। जेड पर हर लड़का रौनक नहीं होता। मुझे शेखर पर पूरा विश्वास है। अब मैं इसके बारे में तुमसे कुछ भी नहीं सुनना चाहती। उद्धरण चिन्ह। दिव्या की यह सुन तुरंत से काव्या उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है, दिव्या क्या तुझे मेरे बातों पर विश्वास नहीं? मैं सच बोल रही हूँ। इसको मैंने कल अपनी आंखों से उस लड़की के साथ देखा था। उद्धरण चिन्ह। बस बहुत हुआ। मैंने तुम्हारी बहुत बातें बर्दाश्त कर ली। मैं तुमसे यह आखिरी बार बोल रही हूँ। तुम अगर इसके बाद भी कुछ गलत बोलूंगी तो मैं भूल जाऊंगी कि कभी हम दोस्त भी थे। उसके बाद शायद से मैं कभी तुमसे दोस्ती भी ना रखूं। एक्स। काव्या दिव्या की यह बात सुनकर चौंक जाती है। अभी दिव्या पूरी तरह से शेखर की गिरफ्त में थी। यह शायद इसलिए था क्योंकि उनके बीच कल सब कुछ हुआ या फिर कुछ और। पर काव्या इन सब का जिम्मेदार खुद को मानती थी। अगर कल वो टाइम पर आ जाती तो शायद से शेखर और दिव्या इतने करीब नहीं का पाते। दिव्या शायद से उससे बातों पर भी ध्यान देती जो अब नहीं दे रही थी। काव्या एक आखिर कोशिश करते हुए बोलती है, दिव्या क्या सच में तुम मेरे बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती? उद्धरण चिन्ह। नहीं, शेखर मेरा बॉयफ्रेंड है। अब अगर तू उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो मुझे लगता है हमें साथ भी नहीं रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। काव्या दिव्या की यह बात सुनकर चौंक जाती है। अभी दिव्या की बातों से तो यही लग रहा था कि वह काव्या को इस घर में भी नहीं देखना चाहती। काव्या शेखर की ओर देखती है जिसके चेहरे पर भी एक शातिर मुस्कान था। शेखर को एक बार ऐसे देख काव्या दिव्या से अब कुछ न बोल अपने कमरे में चली जाती है। दिव्या और शेखर अभी सोफे पर ही बैठे हुए थे। वही दिव्या की नजर काव्या के उस कमरे पर थी जहां वह गई थी। कुछ देर बाद गेट खुलते ही सामने का नजारा देख दिव्या हैरान रह जाती है। अभी काव्या अपने हाथ में अपना सूटकेस लिए हुए थी। काव्या को ऐसे देख तुरंत से दिव्या उसके पास आकर बोलती है, अरे मैंने बस गुस्से में बोल दिया। मेरा मतलब वह बिल्कुल भी नहीं था। तू तो मुझे जानती है। उद्धरण चिन्ह। दिव्या की यह बात सुन काव्या अपनी दोस्त की तरफ मुस्कुरा कर बोलती है, मैं कभी भी इस आदमी को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। उद्धरण चिन्ह। पर उद्धरण चिन्ह। काव्य की बात सुन दिव्या उसका वह हाथ छोड़ देती है जो उसने अभी काव्या को रोकने के लिए पकड़ रखी थी। काव्या ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी कि अभी उसकी दोस्त ने अपना साइड डिसाइड कर लिया है। वह अभी उस पर ना विश्वास करके शेखर के ऊपर विश्वास कर रही थी। काव्या उस घर से निकलते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखती है तो अभी शेखर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वही दिव्या अपने आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देख रही थी। काव्या दिव्या के उस घर से निकल गई थी। अब काव्या को यह नहीं पता था कि अब वह कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। जब काव्या को रौनक ने धोखा दिया था तो उसके पास कोई सहारा नहीं था। तब वह दिव्या ही थी जिसने उसे संभाला। पर आज वह कहाँ जाएगी उसे कुछ भी पता नहीं था। काव्या दिव्या को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही थी। उसे पता था वह भी इन सब से गुजर चुकी थी। उल्टा काव्या को खुद पर गुस्सा आ रहा था। अगर कल रात वो हर्षवर्धन के साथ न रुककर कैसे भी करके दिव्या के पास वापस आ जाती तो शायद से ये सब कुछ नहीं होता। वही काव्या जब दिव्या से झगड़ा कर अपने रूम में पैकिंग करने गई थी तभी उसे उस फुटेज का याद आया था जो उसने कल रिकॉर्ड की थी। उस फुटेज के बारे में सोचते हुए काव्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। पर जैसे ही वह अपना मोबाइल खोल उस वीडियो को निकाल दिव्या के पास ले जा उसे दिखाने की सोचती है
तो उसे वह वीडियो अपने मोबाइल में ही नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था जैसे काव्य ने उसे डिलीट कर दिया या फिर उसके मोबाइल से वह में वीडियो खुद ब खुद डिलीट हो गया। क्योंकि काव्या को पूरा ध्यान था उसने उस वीडियो को सेव किए थी। फिर अचानक से वह वीडियो आखिर गया कहाँ? काव्या इन सब को लेकर काफी परेशान थी। सुनसान रोड पर काव्या अपने आंखों से आंसू बहाते हुए अपने सूटकेस को लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वही रोड के दूसरी साइड हर्षवर्धन की कार लगी हुई थी। हर्षवर्धन अपनी कार में बैठे हुए काव्य को देखे जा रहा था। काव्या को दिव्या के घर से निकलते देख हर्षवर्धन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। पर उसे ऐसे बेचारों की तरह रोते देख उसे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। वही जैसा कि हर्षवर्धन ने उम्मीद किया था कि काव्या उसे फोन करेंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। काव्या सड़क पर अकेले बंजारों की तरह चली जा रही थी। उसके मन में एक बार भी हर्षवर्धन का ध्यान नहीं आया। ये देख हर्षवर्धन अपना फोन उठा, उसमें काव्या का नंबर डायल करता है। काव्या आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे हर्षवर्धन का फोन आता है। हर्षवर्धन का फोन देखते ही काव्या गुस्से में उस फोन को काट देती है। काव्या अभी हर्षवर्धन से बहुत गुस्सा थी। कहीं ना कहीं अभी उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसकी जिम्मेदार वह हर्षवर्धन को मानती थी। काव्या हर्षवर्धन का फोन कट कर देती है। वही रोड की दूसरी साइड अपनी कार से काव्या की यह हरकत देख रहा हर्षवर्धन उसे फोन कट करते हुए देख देश खुद में बोलता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक घमंड नहीं गया। हर्षवर्धन को काफी गुस्सा आता है। वह दोबारा से काव्या को फोन लगाता है। हर्षवर्धन इस बार भी उसका फोन नहीं उठाना चाहती थी, पर वो जानती थी अगर वह अभी उसे जवाब नहीं देगी तो वह उसे ऐसे ही परेशान करता रहेगा। इसलिए काव्या हर्षवर्धन का फोन उठा गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? हर वक्त इंसान का मूड एक जैसा नहीं होता। अभी मैं तुम्हारे साथ सोने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन चौंक जाता है। इस लड़की का हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हर्षवर्धन अपने गुस्से को शांत करते हुए काव्या से पूछता है, क्या आज तुमने नाश्ते में कुछ गलत खा लिया था या फिर तुमने खुद का चेहरा देख लिया जो ऐसे बोल रही हो? उद्धरण चिन्ह। काव्या का मूड पहले से ही बहुत खराब था और इस वक्त हर्षवर्धन को ऐसे बोलते देख वो और चिढ़ जाती हैं। वो गुस्से में बोलती है, मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आपके पास पूरा दिन फालतू का ही वक्त होता है जो जब मन चाहे आप मुझे फोन कर देते हो? मुझे आपसे अभी बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या आप अभी मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उद्धरण चिन्ह। फोन की दूसरी तरफ से काव्य की ऐसी बात सुन हर्षवर्धन शांत हो जाता है। दोनों तरफ से शांति थी। काव्या आज पहली बार हर्षवर्धन के साथ ऐसे बात कर रही थी। उसके बारे में सोचते हुए हर्षवर्धन काव्या से पूछता है, क्या सच में तुमने आज कुछ गलत खा लिया है या फिर तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ? उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है मैं किससे बात कर रही हूँ और आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तुम हो। अगर कल रात तुमने मुझे नहीं रोका होता तो आज ये सब नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुनकर पहले तो हर्षवर्धन की सांसें रुक गई थी। उसे लगा जैसे काव्या को सब कुछ पता चल गया, पर बाद में ये सुनने के बाद कि वह उसे कल रात के लिए दोषी ठहरा रही है, हर्षवर्धन ने एक राहत की सांस ली। हर्षवर्धन को दूसरी तरफ से कुछ न बोलता देख काव्य दोबारा से बोलती है, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे बहुत जरूरी काम है। अब अगर आप अपना बात खत्म कर चुके हो तो क्या मैं ये फोन रख सकती हूँ? वैसे भी अगर ऐसा ही रहा तो मुझे सड़क पर सोना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। सड़क पर? भला तुम सड़क पर कैसे आ गई? अभी तुम कहाँ हो? उद्धरण चिन्ह। उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मेरे पास फालतू बात नहीं, मैं फोन रखती हूँ। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन के बातों का इतना जवाब दे काव्या फोन रख देती है। हालांकि फोन की दूसरी साइड पर बात कर रहा हर्षवर्धन काव्य के बारे में सब कुछ जानता था, पर उसने जानबूझकर कुछ भी ना जाने का दिखावा किया था। बात करने के बाद काव्या खुद के लिए एक रूम ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे इतना जल्दी रूम नहीं मिलने वाला था। इसीलिए काव्या अभी के लिए एक होटल में रहने की सोचती है। काव्या सबसे सस्ते होटल में जाती है तो वहां भी उसे एक दिन का 500 रुपए देने को बोलता है। होटल के मैनेजर से एक दिन का 500 रुपए सुन काव्या पहले तो मना कर देती है, पर फिर उसके पास कोई चारा नहीं होता। इसलिए काव्या ने खुद में ये डिसाइड किया कि वह कल सुबह ही अपने ऑफिस से लीव लेकर खुद के लिए पहले अच्छा सा रूम ढूंढेंगी। आज भर के लिए होटल में रह जाएगी।
काव्या होटल मैनेजर से अपने रूम के लिए चाबी लेने ही वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आती है, क्या तुम इसे सड़क बोलती हो? उद्धरण चिन्ह। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और भला तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन को उस जगह पर देखकर चौंक जाती है। वही काव्य की यह बात सुन हर्षवर्धन उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मैं तो ये देखने आया था कि तुम भला कौन से रोड पर सो रही हो। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम इतने बदतमीज हो? आज तुम्हारी वजह से मेरी हालत हुई। अगर तुमने कल रात मुझे अपने पास नहीं रोका होता तो मैं अपने घर चली गई होती, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। काव्या हर्षवर्धन से गुस्से में बोलती है, क्योंकि आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसका जिम्मेदार उसे हर्षवर्धन लग रहा था। वही काव्य की यह बात सुन हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें बाहर फेंक दिया, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी दोस्ती कमजोर थी, शायद उसे अपने लव पर ज्यादा भरोसा है। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या अपने और दिव्या की दोस्ती के बारे में सोचने लगती है। दिव्या के बारे में सोचते हुए काव्या के आंखों में आंसू भर दिया था। काव्या दिव्या के बारे में सोचते हुए धीरे से बोलती है, मुझे पता है वह उस लड़के के प्यार में आकर यह सब कर रही है, पर अब पता नहीं वह लड़का उसके साथ कैसा बिहेव करेगा, और मैं उसे ऐसे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए भी नहीं देख सकती थी। लेकिन मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन थोड़ा चौंक जाता है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी काव्या दिव्या के बारे में ही सोचती रहेगी। इसलिए काव्या को समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम गलत समझ रही हो। अभी तुम्हें तुम्हारी दोस्त के बारे में ना सोचते हुए खुद के लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी दोस्त तो अपना लाइफ एंजॉय कर रही है और तुम। काव्या हर्षवर्धन की जब बात सुन उसे गुस्से में घूरती है। अभी हर्षवर्धन की ऐसी बोली काव्या को बहुत चुभ रहा था। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या थोड़े गुस्से में बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं सही सोच रही हूँ। अभी या फिर कुछ दिनों बाद पर दिव्या मेरी बातों पर बहुत जल्दी बिलीव करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ठीक है, पर क्या तुम आज रात सच में ऐसी जगह पर सोने वाली हो? उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन उस होटल के चारों तरफ देखते हुए बोलता है। काव्या हर्षवर्धन के बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझती थी। उसने उस दिन हर्षवर्धन के होटल के उस रूम को देखा था। शायद से वो रूम इस होटल से भी ज्यादा बड़ा था, पर फिर भी काव्या के बजट में यही आता था। इस बारे में सोचते हुए काव्या बोलती है, आज के लिए मैं यहाँ पर सो जाऊंगी और कल मैं खुद के लिए कोई नया सा घर देख लूंगी। उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुनकर हर्षवर्धन मुस्कुराने लगता है। उसको ऐसे मुस्कुराते देख काव्या को बहुत गुस्सा आता है। जब से हर्षवर्धन वहां आया था तब से वह उसका सिर्फ मजाक उड़ा रहा था। हर्षवर्धन काव्या को गुस्सा शांत करने के लिए बोलता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, और वैसे भी तुम्हें लगता है इस शहर में रूम ढूंढना इतना आसान है, और अगर तुम्हें रूम मिल भी गया तो क्या वो तुम्हारे बजट में आएगा? उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुन शांत हो जाती है। ये बात काव्या बहुत अच्छे से जानती थी। इस शहर में रूम लेने में उसे 7,000 से 8,000 रुपए लग जाएगा। फिर खाना और पीना और ऑटो भाड़ा, प्लस उसे अपने गांव भी पैसे भेजने होते हैं। ये सब वह कैसे मैनेज करेगी? पर काव्या ने डिसाइड किया था कि वह ओवरटाइम करेगी। काव्या को ऐसे सोचते देख हर्षवर्धन बोलता है, तुम्हें रूम लेने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी वह घर तो मैंने तुम्हारे लिए ही लिए थे। वह तुम्हारा ही है। तुम वहां पर जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकती। उद्धरण चिन्ह। काव्य तुरंत से हर्षवर्धन को मना कर देती है। उसका और हर्षवर्धन का जैसा रिश्ता था, उसमें अब वह कुछ भी हर्षवर्धन से लेती है तो वह धीरे धीरे खुद को और भी उसके सामने मजबूर ही पाएगी। काव्या को ऐसे ना बोलता देख हर्षवर्धन उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है, मेरा वह घर हमेशा से खाली रहा है, तुम वहां पर आ सकती हो। मुझे पता है तुम ये सब मैनेज नहीं कर पाओगी, और क्या हुआ अगर तुम्हारे डैड को अचानक से पैसों की जरूरत आ गई? तुम्हें खुद के पास कुछ पैसे की शेविंग भी करनी चाहिए। और रही बात उस घर के बदले, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कि जब भी मैं आऊंगा तुम मेरे लिए खाना बनाकर रखोगी। उद्धरण चिन्ह।
काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुनकर शांत हो जाती है। वह जानती थी हर्षवर्धन उससे हर वक्त एक ही डिमांड किया करता था, क्या होगा अगर वह उसके साथ रहने लगी। काव्या ये जानती थी कि ऐसे हर्षवर्धन के घर पर ऐसे रहना उसके लिए ठीक नहीं होगा। जब वह हर्षवर्धन से दूर रहती है तो हर्षवर्धन उसे इतना परेशान किया करता था, अब तो वो उसके साथ रहेगी तो फिर भला हर्षवर्धन उसके साथ कैसे रहेगा। वैसे भी एक लड़का और एक लड़की को बिना शादी के पहले एक साथ रहना ठीक नहीं। ऊपर से जब वह किसी ऐसे रिश्ते के साथ में बंधे हैं तब तो और भी नहीं। पर यह काव्या की मजबूरी थी। उसके पास अभी इतना पैसा नहीं था और उसे अपने डैड के लिए भी शेविंग करके रखना था। क्या पता कब उसे पैसों की जरूरत आ जाए। वह अपने डैड को लेकर कोई रिश्वी नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए बहुत सोचने के बाद काव्या हर्षवर्धन की ओर देखकर बोलती है, थैंक यू, पर मैं बस कुछ ही दिन के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। उसके बाद मैं खुद का इंतजाम कैसे भी करके कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन कोई जवाब नहीं देता। वो बस काव्या के हाथ से उसका बैग ले उस होटल के बाहर निकलने लगता है कि तभी हर्षवर्धन को ध्यान आता है कि काव्या उसके पीछे नहीं चल रही। ये देख हर्षवर्धन पीछे मुड़कर देखता है तो अभी काव्या उस होटल के मैनेजर से अपने 500 रुपए वापस मांग रही थी, जो कि उसने एडवांस में पे कर दिए थी। वही वह मैनेजर काव्या को पैसे नहीं दे रहा था। ये देख काव्या गुस्से में उसके टेबल पर हाथ मारते हुए बोलती है, यह क्या ड्रामा है भाई। अगर मैं यहाँ पर रात गुजारी ही नहीं तो फिर भला तू मेरे पैसे कैसे ले सकते हो। चुपचाप से मेरा पैसा दे दो वरना मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं हो सकता मैडम, आपके नाम से मैंने रजिस्टर में बुकिंग कर दी है, अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों आपस में 500 रुपए के लिए लड़ रहे थे। ये देख हर्षवर्धन काव्या के पास जा उसे वहां से खींचने लगता है। हर्षवर्धन को ऐसे काव्या को खुद के साथ ले जाते देख वह मैनेजर थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है, वैसे मैडम आप अगर चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ रात गुजार सकती हो, पैसा तो आपने ऑलरेडी ही पे कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी तो रुको। उद्धरण चिन्ह। काव्या को उस मैनेजर के इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, जो कि अभी मुस्कुरा रहा था, शायद से इसलिए कि उसे फ्री में पैसे मिल गए। काव्या उस मैनेजर को ऐसे मुस्कुराते देख हर्षवर्धन से अपना हाथ गुस्से में छुड़ाते हुए बोलती है, ये तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से मेरा 500 रुपए का नुकसान हो गया। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन काव्य की यह बात सुन उसके तरफ घूरता है, पर उसके बातों का कोई जवाब न देते हुए चुपचाप से जाकर कार स्टार्ट कर देता है। ये काव्य की कार में बैठ जाती है। अभी उसको हर्षवर्धन के साथ की जरूरत थी। थोड़ी देर बाद उनकी कार उस घर में पहुंचते हैं जो हर्षवर्धन ने काव्य के लिए बहुत पहले ही लिया था। वह घर काफी बड़ा था, पर इस घर में आने के बाद काव्या को दिव्या की याद आने लगी। कितना भी घर बड़ा होने के बावजूद भी वह अभी अपने दोस्त को याद कर रही थी। दिव्या उसकी सिर्फ फ्रेंड थी, उनका कोई रिलेशन नहीं था, पर फिर भी वह काव्या से काफी करीब थी। काव्या की पहली दोस्त दिव्या थी, जो इस अनजान शहर में उसे सबसे पहले मिली थी। यही सब सोचते हुए काव्या उस बड़े से घर के लिविंग हॉल में बैठे हुए उदासी से अपने आंखों से आंसू बहा रही थी। हर्षवर्धन को कोई फोन कॉल आया था, इसीलिए वह भी बात करने के लिए अपने कमरे में गया था। थोड़ी देर बाद जब वह बात करने के वापस आता है तो उसकी नजर लिविंग हॉल में सोफे पर बैठे हुए रो रही काव्या पर पड़ती है। काव्या को ऐसे देख हर्षवर्धन के पैर रुक जाते हैं। वह अपना फोन निकाल उसमें काव्या की इस वक्त की एक पिक्चर क्लिक कर उसके पास आकर बैठ जाता है। हर्षवर्धन को ऐसे अपने पास बैठे देख काव्या उससे बोलती है, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ ज्यादा वक्त रहो, और वैसे भी लोगों को अगर तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल गया तो वह बहुत सी बातें बनाएंगे, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर कमाओ। उद्धरण चिन्ह। काव्या की बात सुन हर्षवर्धन तुरंत से बोलता है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वही करता हूँ जो मेरा मन होता है। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या उसकी तरफ घूरती है, जो अभी उसी की ओर घुरे जा रहा था। हर्षवर्धन को ऐसे खुद की तरफ देखते देख अभी काव्या उससे कोई सवाल पूछ पाती कि तभी हर्षवर्धन का फोन दोबारा बजता है। फोन की घंटी दोबारा बजने की वजह से हर्षवर्धन वहां से दूसरे साइड में जाकर फोन उठाता है। थोड़ी देर बाद जब हर्षवर्धन कॉल खत्म कर वापस आता है तो काव्या के पास आकर बोलता है, मैं जा रहा हूँ,
तुम अपना ख्याल रखना, जो भी कुछ बनाना हो तो तुम खुद के लिए बनाकर खा सकती हो, पर ऐसे दूसरों के बारे में सोचते हुए खुद को तकलीफ देने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इतना बोलकर हर्षवर्धन वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन को हॉस्पिटल पहुंचता है। अभी हर्षवर्धन उसी वीआईपी वार्ड में था जहां इससे पहले भी वो आ चुका था, पर इस बार वहां एक औरत थी। हर्षवर्धन को देखते ही तुरंत से वह औरत उसे गले लगते हुए बोलती है, तूने तो कहा था तू कार्तिक का बदला लेगा, तू उसे इंसाफ दिलाएगा, तू उसे ठीक करेगा, पर अभी भी कार्तिक के तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। मैंने खुद डॉक्टर से इस बारे में बात की। उद्धरण चिन्ह। उस औरत की यह बात सुन हर्षवर्धन उसे खुद से दूर करते हुए उसके आंखों के आंसू पोंछ उसके हाथ में अपना फोन थमाते हुए बोलता है, इनके जीवन में अब कुछ भी खास नहीं बचा। ये तीनों जिन्होंने मिलकर छोटे की यह हालत की थी, वह आज खुद किसी के सामने खड़ी होने के हालत में नहीं, पर यह इनका अंत नहीं शुरुआत है। उद्धरण चिन्ह। उस फोन में अभी दिव्या, काव्या और मोनिका की तस्वीर के साथ साथ अभी उनके जीवन में क्या चल रहा है उसके बारे में डिटेल्स था। उन सब को पढ़ते हुए वह औरत अपने आंखों के आंसू पोंछती है। शायद से उसे ये सब पढ़कर उसे अच्छा लग रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर काव्या पर गई, वह गुस्से में हर्षवर्धन से बोलती है, तूने इसे अपने घर में क्यों रखा। उद्धरण चिन्ह। उस औरत की यह बात सुन हर्षवर्धन कोई जवाब नहीं देता। ये देखो, वह औरत दोबारा बोलती है, तू भी बिल्कुल कार्तिक वाली गलती कर रहा है। मेरे कितने समझाने के बाद भी उसने कभी भी इस लड़की को इन सब में दोषी नहीं माना। उद्धरण चिन्ह। पर देख उसका नतीजा क्या हुआ। ये सड़क से 4 घंटे पड़ा रहा, इसका कितना खून निकल गया, इसके शरीर की ऐसी हालत हो गई, पर उन तीनों में से किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। अगर उस दिन हमें वह कॉल नहीं आता तो शायद उसे हम इसे ऐसे भी नहीं देख सकते। उद्धरण चिन्ह। उस औरत को ऐसे खुद पर चिल्लाते देख हर्षवर्धन उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए बोलता है, मासी, क्या आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं? बिजनेस हो या जिंदगी, पहले मेहनत की जरूरत होती है, तभी परिणाम सही निकलता है। उद्धरण चिन्ह। क्या आपको लगता है कल होकर जब लोगों को जब पता चलेगा कि बिना शादी के वो लड़की किसी गैर मर्द के साथ ऐसे उस घर में रह रही है, तो उसके बाद हमें उस लड़की के साथ कुछ करने की भी जरूरत होगी। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की यह बात सुन वह औरत सोच में पड़ जाते हैं। ये देख हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोलता है, आपने ही कहा था ना, छोटे के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे ज्यादा बड़ी गलती किसी लड़की की थी, तो फिर ठीक है ना, सजा भी सबसे बड़ी इसी की होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर हर्षवर्धन वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल की बेड पर लेटा हुआ वो आदमी कोई और नहीं, हर्षवर्धन के मासी का बेटा कार्तिक था। कार्तिक, काव्या, मोनिका और दिव्या के बीच कुछ सालों पहले कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से अभी कार्तिक की हालत ऐसी थी। कार्तिक अभी एक मुद्दे लाश की तरह था। अगर उसका परिवार उस पर इतना पैसे नहीं लुटाता तो शायद से कार्तिक अभी उस बिस्तर पर लेटा भी नहीं हुआ होता। उसकी मौत बहुत पहले ही हो गई होती। ये कहना गलत नहीं होगा कि कार्तिक अभी सांस की जगह पैसे ले अपनी जिंदगी जी रहा है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद हर्षवर्धन अभी अपने ऑफिस या घर ना जाकर अपनी मासी के उस घर में जाता है जहां एक्सीडेंट के पहले कार्तिक रहता था। घर पहुंचने के बाद हर्षवर्धन उस कमरे में जाता है जो कार्तिक का था। उस कमरे में चारों तरफ सिर्फ काव्या की तस्वीरें लगी हुई थी। इन तस्वीरों में काव्या की उम्र थोड़ी कम लग रही थी, वहीं इन तस्वीरों में काव्या काफी मासूम और खूबसूरत लग रही थी। क्या कहना गलत नहीं होगा कि उस वक्त काव्या शायर से मेकअप करना ही नहीं जानती थी। बहुत सारे तस्वीर उस कमरे में ही लगे हुए थे, पर सभी में काव्या जरूर थी। ज्यादातर फोटो काव्या के सिंगल के थे, पर कुछ में उसके दोस्त भी थे, जो पार्टी करते हुए, घूमते हुए, साथ खाते हुए या फिर किसी कस्टमर्स को अपने मॉल का सामान दिखाते हुए। पर हर्षवर्धन एक बात सोचते हुए परेशान था। उसे यहाँ एक भी तस्वीर में उसका भाई काव्या या उसके किसी भी दोस्त के साथ नहीं दिखता। आखिर ऐसा क्यों? जहाँ तक उसकी मासी ने उसे बताई थी, उसका भाई काव्या से बहुत प्यार करता था। उसने काव्या को प्रपोज भी किया था और काव्या ने हाँ भी बोली थी। फिर भला उन दोनों की एक भी तस्वीर क्यों नहीं थी? ये बात हर्षवर्धन को शुरू से ही अजीब लग रहा था। कार्तिक के रूम के अंदर बैठे हुए हर्षवर्धन यही सब सोचते हुए खुद में बोलता है, क्या सच में काव्या वही लड़की थी
जिसकी वजह से कार्तिक की यह हालत है। उद्धरण चिन्ह। अभी हर्षवर्धन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजता है। कॉल आईडी पर शो हो रहे नंबर को देख हर्षवर्धन का गुस्सा बढ़ जाता है। तुरंत से वो अपना फोन उठा दूसरी तरफ से अभी आदमी कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही वो बोलता है, क्या मोनिका ने फिर से पैसे मांगे? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से वह आदमी हर्षवर्धन के इस बात का जवाब हाँ में दे देता है, जिसे सुन हर्षवर्धन का गुस्सा बढ़ जाता है। वह गुस्से में अपने उस आदमी से बोलता है, क्या तुम्हें एक काम भी ढंग से करने नहीं आता? अब कुछ ऐसा करो कि उसकी बोलती बंद हो। बहुत दिन तक खिला पिला लिया, अब वक्त आ गया है कि उन्हें अपने रास्ते से हटाया जाए। इतना बोलकर हर्षवर्धन रख देता है। दरअसल अब तक काव्या, दिव्या और मोनिका के जीवन में जो कुछ भी हो रहा था, उसे हर्षवर्धन करवा रहा था। शिवाय एक घटना के हर्षवर्धन का मोनिका और रौनक के रिलेशनशिप में कोई हाथ नहीं था। और हाँ, जब हर्षवर्धन इन तीनों से अपना बदला लेने चाहता था, तब उसे इस बारे में पता चला था। ये जानने के बाद कि मोनिका और रौनक पिछले कितने सालों से ही काव्या के ही पीठ पीछे फिजिकल रिलेशन में थे। ये जानने के बाद हर्षवर्धन को इन तीनों को तोड़ने का एक बहुत आसान तरीका मिल गया। पहले हर्षवर्धन मोनिका को पैसे ऑफर कर उसे खुद की और रौनक की रिश्ते को शादी की एक रात पहले कैसे भी करके काव्या के सामने एक्सपोज करने को बोला। फिर जब उस दिन काव्या मोनिका और रौनक को एक साथ देख पागलों की तरह मोनिका के घर से निकल रोड पर भागे जा रही थी, उस वक्त रोती हुई काव्या का हर्षवर्धन पीछा कर रहा था, जो उस बार में गई थी। काव्या को उस बार में जाते देख हर्षवर्धन जानबूझकर उसके सामने आकर बैठा। हर्षवर्धन काव्या से दूसरी तरीके से डील करना चाहता था, पर काव्या ने उससे पहले ही खुद को उसके सामने परोस दिया। हर्षवर्धन के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। उसके बाद उसके डैड की मदद करते हुए हर्षवर्धन ने काव्या को अपनी मुट्ठी में किया। काव्या को अपने मुट्ठी में करने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी खेल खेली, पर इन सब में दिव्या, जो कि इन तीनों में बहुत चालाक थी, वह बार बार हर्षवर्धन का खेल बिगाड़ रही थी। ये जानने के बाद कि काव्या के पेरेंट्स के ऊपर शादी का प्रेशर दे रहे हैं, हर्षवर्धन ने सामने से काव्या को अपने लिए एक परफेक्ट लड़का ढूंढने का आदेश दे दिया, और वही पीछे से अपने लोगों को काव्या के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोला, जहां जाने के बाद उन लड़कों की शादी से क्या एक्सपेक्टेशन और राय है जानने के बाद काव्या को इस बात का यकीन हो गया था कि उसे एक भी ढंग का रिश्ता नहीं मिलने वाला। तब तक जब तक दिव्या ने खुद के दोस्त राकेश को इन सब में नहीं धकेला। दिव्या की वजह से काव्या को राकेश के रूप में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया था। यह देखते हुए कि दिव्या की वजह से उसका प्लान हो रहा है, हर्षवर्धन ने दिव्या और काव्या की दोस्ती तोड़ने की सोची, जिसके बाद उसने अपने उस मोहरे का इस्तेमाल किया जिसे वो दिव्या के पास बहुत पहले ही भेज चुका था, जो कि अभी पिछले 6 महीने से दिव्या का बॉयफ्रेंड था। उसकी सहायता लेते हुए जानबूझकर उस रोज शेखर उस लड़की को काव्या के सामने उस हालत में दिखाया ताकि काव्या शेखर की असलियत जान उसे एक्सपोज करने की सोचे। पर इससे पहले काव्या शेखर को एक्सपोज कर पाती, हर्षवर्धन ने काव्या को उस रात अपने साथ रोक लिया। रात में जब काव्या सो गई थी, तब सही वक्त मिलने पर हर्षवर्धन ने ही काव्या के फोन से शेखर की वह वीडियो डिलीट कर दी, जिससे काव्या सही और शेखर गलत साबित हो रहा था। अब तक जो कुछ हर्षवर्धन चाह रहा था वही हुआ था। इस खेल का राजा बने हर्षवर्धन बहुत चालाकी से अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था। वही दूसरी ओर इस खेल के प्यादे बने काव्या, मोनिका और दिव्या एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। उन्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि अभी उनके लाइफ में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे हर्षवर्धन है। वह तीनों अगर इस बारे में जान भी गई तो कुछ खास असर हर्षवर्धन पर नहीं पड़ेगा। उल्टा जो काम हर्षवर्धन प्यार से कर रहा है वह उसे जबरदस्ती से करना होगा। पर उसकी टारगेट ये तीनों दोस्त कैसे भी करके है। उस रूम में बैठे काव्या की एक पिक्चर जिसमें काव्या अभी जंप किए हुए दिख रही थी। उस पिक्चर को देखते हुए हर्षवर्धन बोलता है, तुम्हें उड़ने का बहुत शौक है ना? पर अफसोस अब तुम्हारे पास वो पंख ही नहीं रहेंगे जो तुम्हें सहारा दे। उद्धरण चिन्ह। मैं एक ही बात आप लोगों से हम बार बार बोलकर थक गया हूँ। अगर आप में से किसी को भी मेरी यह स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो आपके पास इसका समाधान है, उसे अपनी लाइब्रेरी से हटा दें। ऐसे आप बार बार या बोलोगे कि ऐसा कहाँ होता है, वैसा कहाँ होता है, ये गलत है, लड़की को नीचे दिखा रहा है, इसको ऊपर दिखा रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं वैसे भी वही लिखूंगा जो मैंने पहले से ही आगे लिखने के बारे में सोच रखा है। हाँ, आप लोगों के बोलने की वजह से शायद थोड़ा कहानी इधर से उधर हो जाए।
पर होगा वही जो मैंने पहले ही सोच रखा है। काव्या को ऐसा लग रहा था कि हर्षवर्धन नहीं आएगा, इसलिए वह दिव्या की चिंता में रोते रोते वही सोफे पर कब सो गई। उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 9 बजे हर्षवर्धन जब अपने घर को जाने को होता है कि तभी उसे काव्या का ख्याल आता है और वह ड्राइवर को अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ न ले जाकर उस घर की तरफ मुड़ने को बोला जहां उसने काव्या को रखा था। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन जब घर पहुंचता है तो घर अंदर से बंद था, पर हर्षवर्धन काव्या को ना उठाते हुए खुद ही उस घर की दूसरी चाबी से अंदर गेट खोल कर जाता है। तो अभी उस घर के सारे लाइट्स कटे हुए थे, अंदर अंधेरा था। ये देख हर्षवर्धन उस घर की लाइट जलाता है तो सामने का नजारा देख हैरान रह जाता है। काव्या के बैग्स अभी भी लिविंग हॉल में ही पड़े हुए थे। वही काव्या अभी सोफे पर सोई हुई थी। काव्या को ऐसे देख हर्षवर्धन ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि उसने कुछ भी खाने के लिए बनाया नहीं होगा। कुछ सोचते हुए तुरंत से हर्षवर्धन अपना फोन निकाल उसमें कुछ टाइप करते हुए उसे वापस से अपने पॉकेट में डाल काव्या के पास आ गया। काव्या का चेहरा अभी उतरा हुआ था, वहीं उसके गालों पर अभी काले काले धब्बे थे। यह शायद उसके आंसू थे जो किसी के ना पहुंचने की वजह से सूख गए थे। काव्या की ऐसी हालत देख हर्षवर्धन अपना हाथ आगे बढ़ा उसके चेहरे पर से वह बाल हटाता है जो अभी उसके चेहरे पर थे। हर्षवर्धन बड़े ही आराम से काव्या के चेहरे पर से वह बाल हटा रहा था कि तभी अचानक से काव्या की नींद खुलती है और वह हड़बड़ाते हुए हर्षवर्धन को खुद से दूर धकेल धकेल देती है। काव्या के ऐसे करने की वजह से हर्षवर्धन का बैलेंस बिगड़ता है और वो फर्श पर गिर जाता है। काव्या का ऐसा बिहेवियर देख हर्षवर्धन गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है। वह तो कहा इस लड़की की मदद करना चाहता था, पर ऐसा लगा इस लड़की को उसकी मदद की जरूरत नहीं है। ये देखने के बाद कि उसके धक्के की वजह से हर्षवर्धन फर्श पर बैठ गया है, काव्या तुरंत से उसकी मदद करते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, वो मुझे लगा। उद्धरण चिन्ह। काव्या अभी अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही हर्षवर्धन उसे रोकते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा मैं कोई चोर, रेपिस्ट या भी मॉडल हूँ? उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या अपनी गलती देखते हुए उससे अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरने लगी। काव्या को ऐसा करता देख हर्षवर्धन फर्श से उठ जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। उसको ऐसे डाइनिंग टेबल पर बैठे देख अभी काव्या उससे कुछ पूछ पाती कि तभी हर्षवर्धन बोला, मेरे लिए आज तुमने क्या बनाया है? जल्दी लेकर आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। क्या? नहीं। उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुन चौंकते हुए बोली। काव्या को ऐसे चौंकते देख हर्षवर्धन उसे घूरने लगा। हर्षवर्धन को ऐसे घूरते देख काव्या खुद को बचाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था? तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मैंने जो कुछ भी बनाई थी वह मैं सब पहले ही खा चुकी हूँ। उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाया, तो अब क्या मैं तुम्हें खाऊं? उद्धरण चिन्ह। काव्या की बातों का इतना जवाब देते हुए हर्षवर्धन उस चेयर से उठ उसके तरफ बढ़ने लगा। हर्षवर्धन की इस डबल मीनिंग का मतलब काव्या बहुत अच्छी तरीके से समझती थी। वह ऐसे हर्षवर्धन को खुद की तरफ बढ़ते देख पीछे हटने लगी। पीछे हटते हुए काव्या अभी जाकर गेट से सट गई थी। हर्षवर्धन उसके पास आ गेट पर अपना हाथ रख देता है और वो अपना चेहरा काव्या ले करीब करने की कोशिश करने लगा। हर्षवर्धन को ऐसे करते देख काव्या उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज अभी मुझे ये सब नहीं करना। अभी मेरा मूड बहुत खराब है, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं बनाया था, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। काव्या को ऐसा बोलते देख हर्षवर्धन अपनी उंगली उसके होंठ पर रखते हुए बोला, तुम कितना ज्यादा बोलती हो, और क्या तुम्हारे मन में हर वक्त मेरी बॉडी को लेकर गलत थिंकिंग ही जगते रहते हैं? अब हटो साइड से। उद्धरण चिन्ह। क्या मेरे मन में इसके बॉडी को लेकर गलत थिंकिंग? काव्या हर्षवर्धन के इस बात पर चौंकते हुए पूछती है। काव्या के ऐसे शॉक्ड एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए हर्षवर्धन उसका हाथ पकड़ उसे गेट के दूसरी साइड कर गेट खोलता है तो सामने डिलीवरी बॉय अपने हाथों में खाने का बॉक्स ले खड़ा था। हर्षवर्धन उन बॉक्स को लेने के बाद गेट बंद कर काव्या के हाथों में वह खाने के डब्बे थमाते हुए बोला, जल्दी से 2 प्लेट लगाओ, वरना फिर तुम जो चाहती हो मैं वही करूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल के सामने जा चेयर पर बैठ जाता है।
काव्या हर्षवर्धन से किसी भी प्रकार का अभी पंगा नहीं लेना चाहती थी। वह अब इस आदमी के साथ रह रही थी, तो अच्छा होगा वह इस आदमी की बात मानते हुए जितना इससे दूरी बनाए रखें। तुरंत से काव्या हर्षवर्धन के लिए खाना परोस देती है। उसने अपने लिए भी खाना निकाल रखा था, लेकिन जब वह खाने बैठती है तो उसे अपने और दिव्या की हर रोज की रूटीन याद आई कि कैसे वह बनाती थी और फिर वह और दिव्या साथ में खाते थे। उस बारे में सोचते हुए काव्या का मन एक बार फिर से उदास हो जाता है। एक बार फिर से उसके आंखों में आंसू भर जाता है। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है, या फिर तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आ रहा? उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन काव्या को ऐसे कुछ ना खाते देख उससे पूछता है। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मैं ये सोचते हुए परेशान हूँ कि आखिर में दिव्या को कैसे उस लड़के के गलत होने का यकीन दिलाऊं। उद्धरण चिन्ह। काव्या अभी यहाँ पर शांति से तो बैठी थी, पर उसके मन में बार बार दिव्या को लेकर बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वह ये सोचते हुए परेशान थी कि दिव्या अभी उस आदमी के साथ है जो उसके पीछे पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ रिश्ते में है। अब जबकि वह दिव्या के साथ रह रहा है, तो वह उसके साथ कैसे बिहेव कर रहा होगा। ये सब सोचते हुए काव्या को काफी अनकंफर्टेबल होता है। वह अपने दोस्त के लिए परेशान होने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। वही काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए काव्या से बोला, यह इतना भी आसान नहीं जितना तुम सोच रही हो। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या को एक उम्मीद जगती है। हर्षवर्धन ने बड़े बड़े बिजनेस डील को अपने बुद्धि के दम पर ही क्रैक किया है, तो वह इसमें उसकी मदद जरूर कर सकता है। यही सोचते हुए काव्या हर्षवर्धन से पूछती है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं दिव्या को शेखर की सच्चाई दिखा सकूं? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं लगता तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या को एक उम्मीद लगी, पर अगले ही पल हर्षवर्धन जो बोला उससे सुन काव्या की हाथ की मुट्ठी अपने आप गुस्से में बंध जाती है। देखो, जिस दिन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को वह लड़का डंप कर देगा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को तुम्हारी अहमियत पता चल जाएगा। फिर वह आखिरकार तुम्हारे पास ही आएंगे। तो अभी के लिए तुम आराम से रहो। उद्धरण चिन्ह। काव्या को अभी हर्षवर्धन पर काफी गुस्सा आ रहा था। यह आदमी क्या पागल है, पता नहीं कैसे ये बिजनेस करता होगा। इसका यह आइडिया एकदम बकवास है। अगर कल होकर जब वह लड़का दिव्या को डंप कर देगा, उसके बाद तो दिव्या पूरी तरह से टूट जाएगी उस लड़के के डंप करने की वजह से। अगर दिव्या को पहले उसके बारे में सच्चाई पता चलती है तो शायद से वह इन सब से लड़ सकेगी, पर बाद में पता चलने से भी क्या फायदा। खुद की तरफ काव्या को ऐसे गुस्से में घूरते देख हर्षवर्धन जो अभी खा रहा था, वह अपना खाना रोक काव्या को समझाते हुए बोला, अगर तुम्हारे पास इतना ही फ्री टाइम है तो तुम खुद के ऊपर ध्यान दो। मेरे लिए अच्छे अच्छे खाना बनाया करो। वैसे भी तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाला है, क्या तुम ये बात इतनी आसानी से भूल जाओगी? अगर तुम ऐसा करती हो तो मानना पड़ेगा तुम्हारा दिल वाकई में बहुत बड़ा है। उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुन और गुस्सा हो जाती है। यह आदमी उसे सीधा सीधा उसकी दोस्त से रिश्ते तोड़ने के लिए बोल रहा था। अगर दूसरी शब्दों में कहा जाए तो यह उसे अभी भड़का रहा था। काव्या हर्षवर्धन के बातों को इग्नोर करते हुए उसे बताती है, दिव्या ने मुझे कभी भी उस घर से धक्के मारकर नहीं निकाला। वह मैं खुद ही थी जिसने ये किया, क्योंकि मैं अपनी दोस्त को कमजोर पड़ते नहीं देख सकती थी। उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन खाने लगा, पर वह खाते खाते बार बार काव्या की ओर देखते हुए कुछ सोचे जा रहा था। कुछ देर बाद हर्षवर्धन खाना खा वहां से उठते हुए काव्या से बोला, अच्छा होगा कि तुम मेरी बात मान खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करो। ये सब साफ करके आराम करो। कल सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना है, और अगर तुम्हारा मन अभी भी नाशांत हो तो तुम मेरे कमरे में आ सकती है, मैं शांत कर दूंगा। इतना बोलकर हर्षवर्धन वहां से चला जाता है। इसके आगे की कहानी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।